बेसिकली वी हैड कंप्लीटेड नेशनल इनकम के 3 मेथड्स। मेरे को बताओ ना, तीनों मेथड्स का नाम क्या था? एक मेथड का नाम था आउटपुट, दूसरे मेथड का नाम क्या था? एक्सपेंडिचर, और तीसरे का नाम क्या था? इनकम। आउटपुट मेथड के फॉर्मूला क्या थे? व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर आउटपुट मेथड? कि नहीं से हमने उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था जिसका नाम था वैल्यू एडेड, और वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट। अपन ने फार्मर वाला एग्जांपल लिया था, हवा का कमाल कीड़ों का धमाल, भाई बन गया माला माल। सो अगर सपोज कर के 500 रुपीज़ का वीट किसी ने एक फ्लोर वाले को सेल किया, तो फ्लोर वाला वो 500 का वीट क्या करेगा? 700 रुपीज़ का आउटपुट क्रिएट किया, फ्लोर बनाएगा ना उसका। वीट से क्या बनेगा? फ्लोर। सो वीट को हमने फर्दर प्रोसेस किया तो फ्लोर बना, वैल्यू कितना हो गया? 700। सो व्हाट इज द वैल्यू एडेड? 200। कैसे मिला तेरे को ये 200? सो वैल्यू ऑफ आउटपुट वाज 700, वैल्यू ऑफ इनपुट वाज 500, तो अपने को वैल्यू एडेड मिला 200। क्या ये 200 रुपीज पूरा प्रॉफिट है? नहीं, क्योंकि जब भी हम लोग वैल्यू एडेड का बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि इट इज द पेमेंट विच इज मेड टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मेरे को नहीं पता है कि मैंने ये लाइन तुमको लिखवाया है कि नहीं लिखवाया है। नहीं लिखवाया रहेगा तो हमको याद दिलाना। ये टेबल तो बनवाया है मैंने, ये टेबल के नीचे अपन लिख देंगे। जहां तक मेरे को याद है ये अपन ने फार्मर वाला एग्जाम्पल लिखा है ना, तो उसके नीचे अपन एक स्टार मार्क करके एक नोट बना डालेंगे। मैं देख, इसने लिखा है, और जहां तक मेरे को याद है मैंने समझाया था, पर मैंने या तो फोटो देने के लिए बोला रहेगा, और नहीं भी लिखा है तो लिख लेना। ये नहीं लिखा है किसी ने भी, लिख लो। लास्ट चीज जो तुम्हारे नोटबुक में है, क्या वो फॉर्मूलाज है? तो फॉर्मूलाज के बाद ये वाला मेथड लिख लो। इसके बहुत सारे नाम है बेटा, मैं सारे नाम भी डिस्प्ले कर रहा हूँ। आउटपुट मेथड, इन्वेंट्री मेथड, इंडस्ट्री ऑफ ओरिजिन मेथड, फाइनल गुड्स अप्रोच, या तो वैल्यू एडेड अप्रोच। कर दिया ना, चलो वेरी गुड। सो वी विल, पहले अपन चैप्टर 1 को प्रायोरिटी देते क्योंकि कुछ लोगों को एग्जाम में है। और अगर तुम लोग ने इंडेक्स नंबर पढ़ा रहेगा तो तुमको रियलाइज हुआ रहेगा वो कितना सिंपल चैप्टर है। बहुत इजी और फॉर्मूला बेस्ड है। ओहो हो, इसकी उम्मीदें ज्यादा है जिंदगी से। सो आई थिंक अपन क्या करेंगे, चैप्टर 1 आज माइक्रो तो पक्का कंप्लीट कर लेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर जब रहेगा तो वो मैक्रो वाला पार्ट का रिवीजन करके इंडेक्स नंबर चालू कर देंगे, सो दैट तुम्हारा ऑलमोस्ट पूरा इकोनॉमिक्स का तो स्ट्रेस खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि 12th रिलेटेड अपना 60 to 70% चैप्टर्स हो जाएंगे। ऑप्शन में भी आएगा, बट अपने को देख प्रिपरेशन ये फाउंडेशन का करना है, ये भूलो मत। सो वो जो चैप्टर नंबर 2 था ना, उसको सीए के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो, बिकॉज इन अ मैटर ऑफ अ मंथ आई विल बी स्टार्टिंग विथ सीए फाउंडेशन रिलेटेड सिलेबस ऑफ इकोनॉमिक्स ऑल्सो नाउ। अभी जो अपन कर रहे हो तो 12th रिलेटेड चल रहा है ना मेजरली, थोड़ा एक दो कॉन्सेप्ट बीच में आता है वो मैं पढ़ा देता हूँ सीए फाउंडेशन का भी, बट पूरा फोकस सीए फाउंडेशन पर अभी नहीं। तो आप लोग प्लीज़ वो इंश्योर करो कि वो चैप्टर नंबर 2 है ना, वो आईसीआई मटेरियल मैंने जो नोट्स दिया है, हमने आई थिंक ऑलमोस्ट 120 एमसीक्यू सॉल्व किया रहेगा उस चैप्टर पे से, वो पूरा ग्रिप पकड़ लो उस पर, पूरा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए, क्योंकि सीए के एग्जाम के अंदर उसमें से भी 12 से 15 मार्क का क्वेश्चन आता है। तो 12 से 15 मतलब तेरे लिए इट इज़ अ गुड 12%, लेट्स अज्यूम लोएस्ट 12% मार्क्स तेरा उसी एक चैप्टर से। पर वो चैप्टर का जो इंपॉर्टेंस है वो आगे के सारे ही चैप्टर्स में आएगा। डिमांड इलास्टिक, इन इलास्टिक, कितने सारे चैप्टर्स में उसका रेफरेंस लेंगे अपन। लिखा ये
लिख ले बेटा आराम से। विहान वो बात तेरे को करना है बेटा, वो बात मैं कैसे करूँ, मेरे को थोड़ी पता है कौन सा लेक्चर आया है कौन सा लेक्चर नहीं आया है। सो जो भी लेक्चर नहीं आया है वो लेक्चर आप बोल दो अवेलेबल है, दे विल सेंड, डेट डाल दो एंड द लेक्चर विल बी अवेलेबल। रणवीर वीक में एक लेक्चर होता है, लास्ट वीक आई हैड टू कैंसिल द लेक्चर बिकॉज माई वाइफ हैड फूड पॉइजनिंग, सो आई हैड टू बी होम बिकॉज देर वॉज नो बडी विथ माई चाइल्ड एंड शी वॉज नॉट डूइंग रियली ग्रेट। सो आई थिंक एक लेक्चर मेरा कैंसिल हुआ है, अदर देन दैट वीक में एक लेक्चर तो आता ही है। अभी तेरे को वेकेशन के कंपैरिजन में कम ही लगेगा क्योंकि वेकेशन के अंदर यू हैड डबल स्लॉट्स, सो इकोनॉमिक्स का लेक्चर भी 2 3 4 भी आता था क्योंकि कभी अगर ओसी का लेक्चर नहीं होता था तो इको को डाल देते थे। अब तेरा कॉलेज स्टार्ट हो गया है तो वीक में देयर आर ओनली 6 लेक्चर्स। सर कौन से चैप्टर की बात कर रहे थे आप? 12th स्टैंडर्ड का बात कर रहे हैं कि सीए फाउंडेशन का बात कर रहे हैं? सीए फाउंडेशन चैप्टर नंबर 2 थियरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। एक स्टेटमेंट लिख दो, वैल्यू एडेड इज द पेमेंट मेड टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। वैल्यू एडेड इज द पेमेंट मेड टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट लाइन में लिखो, सेकेंड पॉइंट है ये, वैल्यू ऑफ इनपुट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ इनपुट इज ऑल्सो कॉल्ड एज intermediate consumption. नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मीनिंग क्या होता है? अभी देख वैल्यू ऑफ इनपुट बोला और उसका मतलब इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता है, तो आई एम श्योर पीपल अंडरस्टैंड, बट आई विल स्टिल आस्क यू वन क्वेश्चन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो होता है, इज इट फॉर फाइनल कंजम्पशन के फॉर फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस? वैल्यू ऑफ इनपुट है, इनपुट जो होता है वो तो फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज होता है ना। सो लिखो थर्ड पॉइंट, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, intermediate consumption is the consumption of goods not for direct satisfaction, not for direct satisfaction, but for further production of goods. Not for direct satisfaction, but for further production of goods. अच्छा, अभी दो ऑप्शंस है तुम लोगों के पास। तुमको अभी देख, फ्यूचर में नेशनल इनकम चैप्टर अपने को आने वाला है, तो तुम लोगों को सीए फाउंडेशन का भी पार्ट इधर ही आगे कंटिन्यू करने का है कि तुम लोग वो अलग से करोगे, क्योंकि वैल्यू एडेड मेथड उधर भी है पर थोड़ा डिटेल में है, तो उसके सम्स वगैरह है, तो ये यहां तक सब सेम है, पर इसका आगे का एक्सटेंशन आएगा सीए फाउंडेशन में। तो डू यू वांट टू लीव सम स्पेस फॉर सीए फाउंडेशन रिलेटेड कॉन्सेप्ट एंड देन राइट द एक्सपेंडिचर मेथड? तो यहां पर 5 पेजेस छोड़ दो, उसके सम्स वगैरह आएंगे। यस, 5 साइड्स छोड़ा, हेडिंग दे दो एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड के और 2 नाम है, आउटले मेथड और डिस्पोजिशन मेथड। After leaving 5 sites, the next method is by the name of outlay method.
और डिस्पोजिशन मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। उसके अंदर एक फॉर्मूला लिखो, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट एमपी इज इक्वल टू सी प्लस, ये बोलो रे फॉर्मूला, प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। और इसके लिए यू नीड टू लीव अनदर 5 साइड्स, क्योंकि इसके सम्स आएंगे ना, तो अपन वो सम्स यहां पर ही कंटिन्यू करके खत्म करेंगे। एंड देन द लास्ट मेथड दैट वी हैव डन इज बाय द नेम ऑफ इनकम मेथड या तो डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। सो हेडिंग दे दो नेक्स्ट मेथड का, इनकम या तो डिस्ट्रीब्यूशन या तो फैक्टर कॉस्ट। इनकम मेथड, डिस्ट्रीब्यूशन मेथड या तो फैक्टर कॉस्ट। ये वापस नेशनल इनकम का ही कंटिन्यूशन रहेगा। ये मेजरली अपना यूनिट नंबर 1 ऑफ सीए फाउंडेशन कवर करता है। तो व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर इनकम मेथड? कैन आई से रेंट प्लस वेजेस प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम। ये बराबर ना, रेंट वेजेस इंटरेस्ट प्रॉफिट और मिक्स्ड इनकम। ये क्लियर है? सो हाँ, वेरी गुड। मिक्स्ड इनकम क्या था? चलो, somebody has to tell me that what was mixed income? What is that? चलो, anything other than rent, wages, interest and profit, but what? करेक्ट। सो बिजनेसमैन कौन है? एम्प्लॉयड है कि सेल्फ एम्प्लॉयड है? सो मिक्स्ड इनकम किसको मिलता है? मिक्स्ड इनकम इज अर्नड बाय अ पर्सन हु इज अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। मैंने पैसा बाहर निकाला था, मेरे डैड का एग्जाम्पल लिया था, हमारा ही दुकान पर हम खुद को ही पैसा थोड़ी देकर शाबाशी देगा। दैट इज कॉल्ड एज मिक्स्ड इनकम। सो मिक्स्ड इनकम इज ऑफ अ सेल्फ एम्प्लॉयड हुज इनकम कैन बी डिस्टिंग्विश्ड के कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड? कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड। सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यहाँ पर मिक्स्ड इनकम को एक्सप्लेन भी किया रहेगा अंडर द इनकम मेथड। आई डोंट नो किया है कि नहीं, पर अगर नहीं किया है तो आई विल गिव इट टू यू। लिखना है तुम लोगों को मिक्स्ड इनकम का मीनिंग? लिख लो। इसका जो अभी सीए फाउंडेशन का फॉर्मूला है ना, वो थोड़ा अलग है, तो इसका तो फिलहाल कुछ भी मत लिख। जब मैं सीए फाउंडेशन पढ़ाएगा तभी मैं तेरे को लिखवा देगा। ये रहा 12th का, पर ये 12th का है। सीए फाउंडेशन में थोड़ा लॉजिक अलग है, तो तू ये फॉर्मूला लिख ही मत, तू सिर्फ इधर मिक्स्ड इनकम का मीनिंग लिख। पेज कौन सा है? 161। लिखो, मिक्स्ड इनकम refers to the income of self-employed individuals. Mixed income refers to the income of self-employed individuals. Second point, mixed income of self-employed means mixed income of self-employed means combined factor payments. Mixed income of the self-employed means combined factor payments which are not distinguishable. Combined factor payments which are not distinguishable. डिस्टिंग्विशेबल का मतलब क्या? मेरे को बहुत क्लियरली क्या मिलता है? वेजेस। जो इस प्रॉपर्टी का ओनर रहेगा उसको क्लियरली क्या मिलता है? रेंट। जिसके पास पैसा है और वो लोन देता है उसको क्लियरली क्या मिलता है? इंटरेस्ट। बट एक जो सेल्फ एम्प्लॉयड होता है उसको तो ये सब का कॉम्बिनेशन मिलता है, तो उसका जो इनकम है उसका हम डिस्टिंग्विश कर सकते नहीं है। ऐसी इनकम को हम बोलते हैं मिक्स्ड इनकम। सो मेरे डैड है, मेरा भाई है, ऑल ऑफ देम आर सेल्फ एम्प्लॉयड बट आई एम एम्प्लॉयड।
So what I get is a wages, but what my family members get in the form of my dad and my brother is a self-employed income. सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को जो इनकम मिलता है उसको हम कौन सा इनकम बोलते हैं? मिक्स्ड इनकम. आर वी क्लियर विद दैट? श्योर है? ये टॉपिक का हेडिंग क्या था धर्मवीर? इनकम मेथड, फैक्टर कॉस्ट मेथड, या तो डिस्पोजिशन नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन मेथड. यस, करेक्ट. इसीलिए तो तू सेल्फ एम्प्लॉयड है. क्लियर है? सो मेरे को 2-3 सवाल याद आ रहे हैं, वो मेरे को पूछने हैं. सिंस मिक्स्ड इनकम लोगों को याद नहीं है तो पॉसिबिलिटी ये है कि और भी 2-3 चीज़ें याद नहीं होंगी. जैसे कि सर्विसेज ऑफ हाउस वाइफ, आर दे इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम? नो. बट सर्विसेज ऑफ हाउस हेल्प, यस. कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होना चाहिए. कौन सा एक्टिविटी? और इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है? विथ एक्सचेंज के विदाउट द एक्सचेंज. सो इन रिटर्न समथिंग मिलना चाहिए. तो अगर आज मैं ये लेक्चर ले रहा है तो उसके रिटर्न में मेरे को पैसा मिल रहा है. अगर आज मैं यहाँ पर कैब में आया तो उसके रिटर्न में मेरे को उसको पैसा देना पड़ेगा. समथिंग डन आउट ऑफ लव, केयर, अफेक्शन, फियर कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी. ये बराबर है? पक्का. चल दूसरा सवाल. सेकेंड हैंड सेल इंक्लूडेड के एक्सक्लूडेड? क्यों रे? सेल हुआ ना, सेल हुआ तो इंक्लूड होना चाहिए कि नहीं? हाँ, वो हाँ बोलता है. तुम लोग क्या बोलते हो कि नहीं होना चाहिए? क्यों? बिकॉज नेशनल इनकम इज द मनी वैल्यूएशन ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड के प्रोड्यूस्ड. तो कहना से जब पहली बार प्रोड्यूस हुआ था तब उसका वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूडेड था. अब दूसरी बार बिका है तो क्या उसका वैल्यू इंक्लूड? नया चीज थोड़ी है, वही चीज वापस बिक रहा है. हाँ, उस पर जो ब्रोकरेज रहेगा, उस पर जो कमीशन रहेगा वो अर्न्ड है क्योंकि उसका मेहनत का है. सो प्लीज अंडरस्टैंड कि बहुत छोटी छोटी चीज़ है पर ये बहुत मायने रखेंगी जब तू कैलकुलेट करेगा. ये बराबर है? ग्रॉस वैल्यू चाहिए कि नेट वैल्यू? ग्रॉस से नेट के लिए माइनस डेप्रिसिएशन. मस्त. फिर क्या चाहिए अपने को? क्या अपने को डोमेस्टिक वैल्यू चाहिए कि नेशनल वैल्यू चाहिए? सो डोमेस्टिक से नेशनल आने के लिए प्लस आर माइनस पी इज कॉल्ड एज NFIA, है ना? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, रिसीट्स माइनस पेमेंट. ये बराबर है. और मार्केट प्राइस चाहिए कि फैक्टर कॉस्ट? फैक्टर कॉस्ट पर आने के लिए माइनस NIT. माइनस NIT का मतलब माइनस IT प्लस S. ये बराबर है? पक्का. आर फिजिकल असेट्स इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम? यस. फाइनेंशियल असेट्स? क्यों? असेट तो असेट है. हाँ, मतलब फाइनेंशियल एसेट कोई गुड है. तू जो बोला वो भी बराबर है. वो प्रोड्यूस थोड़ी है, वो तो एक शेयर है. शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर, क्या ये कोई गुड है? नहीं. क्या ये कोई सर्विस है? नहीं. सो फाइनेंशियल एसेट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम. अच्छा, व्हाट अबाउट गुड्स विच आर फॉर सेल्फ कंजम्पशन? इंक्लूड होना चाहिए. देख, बोला तू सही, बट डोंट यू थिंक टू कैलकुलेट कितना सेल्फ कंजम्पशन है वो एक डिफिकल्टी है. आज कौन से फार्मर ने कितना माल खुद के पास रखा है ये मुझे पता चलने में इजी है कि बहुत कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन है. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेल्फ कंजम्पशन. इंक्लूड आइडियलिस्टिकली होना चाहिए बट इंक्लूड करने में डिफिकल्टी आता है. ये बराबर है? श्योर है? पक्का. सो अगर ये सारी चीज़ें याद है ना तो मेरे को नेक्स्ट आंसर पढ़ाने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा बिकॉज नेक्स्ट आंसर इज बाय द नेम ऑफ डिफिकल्टीज इन एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम. चल, सबसे पहला डिफिकल्टी क्या आया? तो अपने को बात करने का है अबाउट द थियोरटिकल और द कॉन्सेप्चुअल डिफिकल्टीज इन द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम. बोल बेटा, पहला ही सवाल, कौन सा इनकम है? ये चरस गांजे का धंधा करता है तू? अभी चरस गांजे का अगर तू धंधा करता रहेगा तो उससे तेरा इनकम तो जनरेट हुआ. तू ब्लैक मार्केटिंग करता है, गुजरात में जाकर दारू बेचता है, महाराष्ट्र में आकर तू गुटखा बेचता है. मतलब जहां पर भी जो चीज नहीं मिलता है ना तू उसका काला धन, काले में धन करता है या काला धन प्रोड्यूस करता है. तो कहने से महाराष्ट्र के अंदर गुटखा सेल करना इलीगल है, गुजरात के अंदर दारू सेल करना इलीगल है, पर तू सारा इलीगल चीजों का किंग है. अब गुड्स एंड सर्विस तो प्रोड्यूस हुआ बट क्या गवर्नमेंट को ये जाकर बताएगा ये देख
मैंने गुजरात में जाकर 150 करोड़ का दारू बेचा है, मैंने महाराष्ट्र में 200 करोड़ का गुटखा बेचा है, चल मेरे से टैक्स कर। क्या इसने जो इनकम कमाया है वो लीगल तरीके से कमाया है कि इलीगल? सो इलीगल इनकम जो होता है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होता, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ है फिर भी नहीं होता है क्योंकि गवर्नमेंट को पता ही नहीं है ना। और अगर गवर्नमेंट को पता है तो ये इसको छोड़ेगा थोड़ी, ये यहाँ थोड़ी दिखेगा, ये तो जेल के पीछे रहेगा। सो कैन आई से इलीगल इनकम सच एज गैम्बलिंग, ब्लैक मार्केटिंग, थेफ्ट, स्मगलिंग आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। काला बाजारी, काला बाजारी का मतलब कोल्ड प्ले का टिकट्स, जो टिकट 5,000 रुपए का था उसको लोगों ने 50,000 रुपए में बेचा, ब्लैक मार्केटिंग बोलते हैं उसको। ये भगवान, ये ऐसा बेसिक बेसिक भी तेरे को नहीं पता साले, ब्लैक मार्केटिंग। अरे पर ब्लैक टिकट बोलते ना, हाँ क्या? आई होप नाउ वी आर क्लियर विथ व्हाट इज ब्लैक मार्केटिंग। हम क्या करते हैं जब कोई चीज, अभी जैसे कि आईपीएल का फाइनल का टिकट्स या वर्ल्ड कप के फाइनल का टिकट्स लोगों ने खरीद तो लिया, खुद नहीं गए, वो जो 5,000 का टिकट था लोगों ने 15,000, 20,000, 25,000 जो भाव मिला उसमें बेच दिया, उसको ब्लैक मार्केटिंग बोलते हैं बेटा। आर्टिफिशियल स्कैरसिटी क्रिएट किया वो लोगों ने। चल नेक्स्ट क्या आया बेटा? डू यू अग्री दैट करंट ईयर के जो प्राइजेस होते हैं वो बहुत फ्लक्चुएटिंग होते हैं? तो क्या अपन करंट ईयर के सारे दिन के प्राइसेस डे टू डे बेसिस पर लिखते बैठते, फिर उसका एवरेज निकालते हैं और फिर वो प्राइसेस लेते हैं कि वी कंसिडर द बेस ईयर का प्राइस? अभी तो इंडेक्स नंबर भी पढ़ा है तो बेस ईयर क्या होता है वो और क्लियर हो गया रहेगा। सो कैन आई से दैट चेंजेस इन द प्राइस लेवल कॉज डिफिकल्टीज इन कैलकुलेटिंग द, तो ये डिफिकल्टी को ओवरकम करने के लिए हम लोगों ने करंट ईयर के प्राइसेस को इंपॉर्टेंस दिया कि बेस ईयर के प्राइसेस को? सो पहला डिफिकल्टी इलीगल इनकम, दूसरा डिफिकल्टी इज द चेंजिंग प्राइस लेवल, तीसरा मम्मी घर पर जो काम करती है वो पेड है क्या अनपेड है? इट इज डन आउट ऑफ लव केयर एंड इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम के नॉट इंक्लूडेड? ट्रांसफर पेमेंट्स लाइक पेंशंस, ट्रांसफर पेमेंट लाइक अनएम्प्लॉयमेंट अलावेंस, ट्रांसफर पेमेंट लाइक स्कॉलरशिप, क्या इसमें कोई गुड या सर्विस क्रिएट हो रहा है कि ये लोगों के वेलफेयर के लिए है? ट्रांसफर पेमेंट इंक्लूड होता है कि इट रिजल्ट्स इनटू डबल काउंटिंग, तो इंक्लूड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। पांचवा वाला पॉइंट क्या आया? वैल्यूएशन ऑफ, डू यू अग्री दैट गवर्नमेंट प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ सर्विसेज लाइक लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस, पुलिस? ये हाँ के ना? अब इसका जो वैल्यू है वो कैलकुलेट करना डिफिकल्ट है क्योंकि गवर्नमेंट जब ये देती है तो अपने से पैसा थोड़ी लेती है, टैक्स के फॉर्म में लेती है, पर वो सर्विस का वैल्यू थोड़ी है। वो टैक्स का पैसा लिया उसमें से सब खर्चा किया। तो डू यू नो हाउ मच इज द वैल्यू ऑफ पुलिस, हाउ मच इज द वैल्यू ऑफ डिफेंस, हाउ मच इज द वैल्यू ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर दैट इज मेंटेन्ड इन आवर कंट्री, हाउ मच इज द वैल्यू ऑफ द हेल्थ केयर सर्विसेज? अच्छा गवर्नमेंट जब अपने को प्रोवाइड भी करता है तो बजट में, अरे बराबर है, बट डोंट यू थिंक गवर्नमेंट प्रोवाइड्स इट एट अ सब्सिडाइज्ड रेट? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएगा तो थोड़ी ना गवर्नमेंट तेरे को लूटता है, गवर्नमेंट तो फ्री में तेरे को करके देता है ना। डू यू अग्री विद दैट? सो क्या उसका वैल्यू जीरो है? उसका वैल्यू तो क्रिएट हुआ पर वैल्यू क्या है ये पता? सो कैन आई से देयर इज अ प्रॉब्लम। हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? व्हाट आर द डिफिकल्टीज? सो वन ऑफ द डिफिकल्टी इज गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड बट वी डोंट नो द रियल वैल्यू एंड देयरफॉर किसका वैल्यू नहीं पता है? देख प्राइवेट सेक्टर है ना, उसका वैल्यू पता है क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर ने देखो क्लियरली उसका कॉस्ट प्लस प्रॉफिट चार्ज किया है। ये हाँ ना? प्रोफेशनल एकेडमी इज एन एक्सेप्शन फॉर दिस ईयर। पर तेरे को क्या लगता है ये लोग जिंदगी भर ऐसा ही सबको फ्री में बांटते घूमेंगे? नहीं ना, पॉसिबल ही नहीं है। इतना सारा खर्चा किया है तो उसको वसूलने का भी तो है। तो प्राइवेट सेक्टर का जो प्राइस रहता है वो पता है, उसका वैल्यू पता है, पर पब्लिक सेक्टर जो गुड्स एंड सर्विसेज क्रिएट करता है उसका वैल्यू एग्जैक्टली अपने को मालूम। So another difficulty is what? Law and order, defense, public administration, education, health services, ये सब are calculated at market price. Is difficult since real value of these services is not known. हम क्या बोलते हैं? It should be calculated at factor cost. हाँ ना? National income should be calculated at
नॉट एट, बट गवर्नमेंट ने जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया उसका फैक्टर कॉस्ट मेरे को मालूम। नेक्स्ट वाला पॉइंट, इनकम ऑफ, चलो इसमें डिफिकल्टी क्या है सोच के बताना, देख कर नहीं, देखेंगे ही वो दिल है कि मानता नहीं है टाइप से। देख कौन सी फर्म है, इंडियन फर्म है कि फॉरेन फर्म है? मतलब कहना है से एक बाहर की कंपनी इंडिया में आकर काम कर रही है तो उसके इनकम के साथ क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए? मस्त, तूने क्या पॉइंट पकड़ा है, प्रॉफिट तो उनका है, सो बाकी का जो इनकम है वो इंडिया का है, क्योंकि उन्होंने लैंड इंडिया में लिया रहेगा तो उसके ऊपर रेंट इंडिया में भर रहे हैं, तो रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट जो इंडिया से लिया रहेगा वो इंडिया के इनकम में आएगा, बट प्रॉफिट्स आर रिपैट्रिएटेड, रिपैट्रिएटेड, हाँ सिंपल भाषा में अपने देश वापस गया तो वो किसके देश के इनकम में आएगा? इन दैट फॉरेन कंट्री। हाँ मस्त आंसर दिया बेटा। सो कैन आई से देयर इज अनदर डिफिकल्टी दैट इनकम ऑफ फॉरेन फर्म शुड बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम ऑफ द country in which the firm actually undertakes the production activity. So जो भी प्रोडक्शन एक्टिविटी इंडिया में हुआ उसका इनकम इंडिया में इंक्लूड करो, बट वो जो प्रॉफिट्स लेकर जाएगा वो इनकम अपने कंट्री में इंक्लूड होता नहीं है। एंड द फाइनल पॉइंट इज प्रोडक्शन ऑफ, ये अपन ने ऑलरेडी डिस्कस किया, सेल्फ कंजम्पशन इंक्लूड तो होना चाहिए, बट डिफिकल्टी है कि भाई तू फार्मर था, तूने कितना सेल्फ प्रोड्यूस किया, अबा जबा डबा। सो द प्रोडक्ट्स केप्ट फॉर सेल्फ कंजम्पशन बाय एंड अदर अलाइड प्रोड्यूसर्स डू नॉट एंटर द, हेंस इट इज नॉट अकाउंटेड फॉर इन द नेशनल इनकम। मार्केट में आया ही नहीं तो पता ही नहीं चला, इंक्लूड होना चाहिए था पर होता। ये सारी कॉन्सेप्चुअल डिफिकल्टीज है, थियोरटिकल डिफिकल्टीज है। अब अगर ये सिर्फ एक डिफिकल्टी आया तो 4 मार्क, पर डिफिकल्टी 2 है, एक प्रैक्टिकल डिफिकल्टी, एक थियोरटिकल, एक और एक अभी अपन ने कौन सा किया? थियोरटिकल आया तो कितना मार्क्स, प्रैक्टिकल आया तो कितना मार्क्स? एक्सप्लेन द डिफिकल्टीज ऑफ नेशनल इनकम, 8 मार्क्स। डिफिकल्टीज बोला, थियोरटिकल या प्रैक्टिकल ऐसा मेंशन नहीं किया तो 8 मार्क्स, अच्छा 4 मार्क्स के लिए आया तो कोई भी एक लिख करा, दोनों का टुकड़ा टुकड़ा लिख करा, 3 पॉइंट इधर से उधर, 4 पॉइंट इधर से उठा। पर अगर 8 मार्क के लिए आया, विच इज अ पॉसिबिलिटी, माइक्रो इकोनॉमिक्स में से भी 8 मार्क का क्वेश्चन होना चाहिए कि नहीं? ये माइक्रो में था 8 मार्क, कौन सा था? लॉ ऑफ डीएमए, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, वो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के 5 टाइप्स, उसके बाद एक्सप्लेन द मेथड्स, है ना? तो ऐसे ही दिस क्वेश्चन 11 प्लस क्वेश्चन 12 कंबाइंड इज फॉर हाउ मेनी मार्क्स? 8 मार्क्स। चल नाउ व्हाट आर द प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज? पहला डिफिकल्टी क्या है? डेप्रिसिएशन को क्या करना चाहिए? माइनस करना चाहिए, बट एग्जैक्ट डेप्रिसिएशन कितना है ये कैलकुलेट करना डिफिकल्ट है। हर एक जन डेप्रिसिएशन अलग चार्ज करता है क्या? हर एक कंपनी सेम डेप्रिसिएशन चार्ज करता है? नहीं। So can I say one of the most practical difficulties is we want gross value के net value, net value के लिए we want depreciation. What is the value of depreciation? Difficult to calculate. Accurate मिलेगा ये जरूरी, कोई WDV मेथड यूज करेगा, कोई SLM मेथड यूज करेगा, कोई 10% चार्ज करेगा, कोई 20% चार्ज करेगा, कोई बुक्स को जानबूझ के इन्फ्लेट करके। आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये डेप्रिसिएशन एक टूल होता है गवर्नमेंट को चूना लगाने का, टैक्स बचता है ना। डेप्रिसिएशन इज अ कॉस्ट, तो ज्यादा कॉस्ट दिखा देते हैं, कम टैक्स भरना पड़ेगा। अभी जैसे कि मेरा एक फ्रेंड है, ही इज मतलब रिच इनफ, ऐसा नहीं है कि अंबानी है, बट बहुत पैसा है उसके पास। वो लोग हर 4 साल में गाड़ी चेंज करते हैं, 4 से 5 साल। क्यों? क्योंकि उसको है ना डेप्रिसिएशन का एडवांटेज मिलता है। एवरी ईयर दे चार्ज 20% डेप्रिसिएशन विच इज अलाउड बाय द गवर्नमेंट एज अ डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर। मतलब तेरा बिजनेस के नाम पर तूने गाड़ी लिया, 24 लाख रुपए का गाड़ी है, 5 साल के अंदर तेरा गाड़ी फ्री। पूछ कैसे? डेप्रिसिएशन है, वो कॉस्ट है। तो जो भी उसका इनकम होता है, साल भर का इनकम में से वो -20% डेप्रिसिएशन एज अ कॉस्ट दिखाता है। अभी उसने कॉस्ट दिखाया,
तो क्या हो गया, उसको जो टैक्स भरना पड़ता था वो अब भरने का जरूरत नहीं है। एवरी 5 years ही परचेजेस अ न्यू कार। वो बोलता है साला गवर्नमेंट को पैसा दूं उससे अच्छा तो मैं ये नया गाड़ी खरीद कर उसको वसूल करूं। सो ही ऑलरेडी हैज 3 कार्स, एक टाटा नेक्सॉन इलेक्ट्रिक है, एक इनोवा है, और एक और उसने कोई तो नया लिया है। सो दैट इज हाउ बिजनेसेस प्लान देयर एक्सपेंसेस। खुद के नाम पर गाड़ी नहीं लिया, बिजनेस के नाम पर गाड़ी लिया। ए आर वी क्लियर विद दैट? चल एक और डिफिकल्टी, ये तो कितना सिंपल, इलिटरेसी एंड। कितने सारे लोगों को तो यही नहीं पता है कि अपने को गवर्नमेंट के साथ आईटीआर फाइल करना होता है। आईटीआर का मतलब मालूम है? इंडिया के अंदर हार्डली 5 to 10% पीपल फाइल एन आईटीआर एंड ओनली 3% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन पेज टैक्स। सच बता रहे, मां कसम, 3% of the country is taking the burden of entire 100% of the people. 3% लोग मतलब 4.5 से 5 करोड़ लोग होंगे जो लोग टैक्स भरते हैं। सिर्फ 15 करोड़ लोग हैं जो इनकम टैक्स रिटर्न्स भरते हैं। तो बाकी के 135 करोड़ या तो वो इलिटरेट है, या तो वो इग्नोरेंट है, या तो वो झोल कर रहा है। अवेयर है कि मेरे को आईटीआर भरना है पर वो भरता नहीं है क्योंकि उसको मालूम है कि मेरे को टैक्स नहीं भरने का है। आज कितने सारे इंडिया के अंदर फार्मर्स बोल, वो लोग को थोड़ी पता रहेगा कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने का है। एग्जेम्प्ट है, बट कैन आई से देयर आर फार्मर्स हु डू अलाइड एक्टिविटीज ऑल्सो। एक फार्मर सिर्फ फार्मिंग एक्टिविटी करता है ये जरूरी नहीं है। अमिताभ बच्चन खुद को फार्मर बोलते हैं। सच बोल रहा हूं, तुमको झूठ बोल लगता है? अमिताभ बच्चन के पास एग्रीकल्चरल लैंड है तो बोलता है मैं फार्मर है। महेंद्र सिंह धोनी के पास भी एग्रीकल्चरल लैंड है तो लीगल टर्म्स में तो वो फार्मर हुआ। अबे पर कहने से जो तू फार्मिंग एक्टिविटी से पैसा कमाया वो एग्जेम्प्टेड है, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी से कमाया वो तो एग्जेम्प्ट नहीं है ना। अच्छा चल फार्मर को जाने दे, बहुत सारे ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स रहेंगे जिसको नहीं पता रहेगा, बहुत सारे क्लीनर्स रहेंगे, डेली वेज अर्नर्स रहेंगे, वो लोग इग्नोरेंट है, उनको पता ही नहीं है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है, इनकम टैक्स भरना होता है, ये भी उनको अवेयरनेस नहीं है। ऑल द पीपल हु आर इलिटरेट दे डोंट नो देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज इनकम टैक्स, दे डोंट फाइल एन इनकम टैक्स रिटर्न। सो एक प्रॉब्लम क्या है, एक तो इलिटरेसी और दूसरा इग्नोरेंस। फिर एक और प्रॉब्लम क्या आया बेटा, इनएडिक्वेट एंड अनरिलायबल डेटा। बेटा वी आर इंडियंस, हम डेटा सच थोड़ी प्रोवाइड करेंगे। ये तो तुम आज जल्दी आए हो 7 बजे, इसके लिए पूछा कि सर किधर है। चलो मैं तो हर लेक्चर में टाइम पर आया था तो तुम नहीं दिखते थे मेरे को। आज कैसा फील हुआ जब, मतलब मैं तो टाइम पर ही आया हूँ आज भी, बट आज तुमको फील हुआ रहेगा ना साला जब कोई टाइम पर बुलाता है वो टाइम पर नहीं आता है तो कैसा फीलिंग आता है। बिकॉज देयर वॉज इनएडिक्वेट डेटा। मेरे को डेटा में क्या टाइम आया था 7:30, तेरे को डेटा में क्या टाइम आया था 7, तो इसकी वजह से कंफ्यूजन होता है। वैसे ही इंडियंस विल नेवर प्रोवाइड ट्रू डेटा। देख भाई, तेरा बाप क्या, मेरा बाप क्या, मैं क्या, और फ्यूचर में तू क्या, सब लोग टैक्स का चोरी करते हैं। आई एम सो श्योर सबके घर पे ब्लैक मनी है। मेरे पापा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में नहीं है तो टेंशन मत लो, बट कैन आई से एवरीबडी हैज ब्लैक मनी। आज अगर सपोज कर मेरे को यहाँ से तो चल वाइट का इनकम मिलता है, पर मेरे को कोई प्राइवेट ट्यूशन मिलेगा तो मैं प्राइवेट ट्यूशन वाले को थोड़ी ना ऐसा बोलेगा कि तू मेरे को चेक में पैसा दे, मैं बोलेगा ना उसको कैश में पैसा दे, किसी को पता नहीं चलेगा। तो द डेटा दैट वी प्रोवाइड टू द गवर्नमेंट इज नॉट ऑलवेज एक्यूरेट, इट इज नॉट ऑलवेज एडिक्वेट। हम झोल झपाटा करते, इंडियंस को जुगाड़ू ऐसे ही थोड़ी बोलते, वी आर द जुगाड़ूस। एंड जुगाड़ू लोग क्या करेगा, कोई ना कोई तरीका निकालेगा जिससे टैक्स, अच्छा टैक्स तो अभी देख, अगर तूने इनकम बताया तो तेरे को टैक्स भी पे करना पड़ेगा। तो कहना है नेशनल इनकम कैलकुलेट करते वक्त डेटा एडिक्वेट, डेटा पूरी तरीके से सही नहीं है। अभी मैं तेरे को एक आधा लूप होल बताता है। देख फॉर एग्जांपल, तुम लोग ने रिसेंट बजट सुना रहेगा, तो बजट के अंदर आया है कि अप टू 12 लाख रुपीज द इनकम इज एग्जेम्प्टेड। अब अगर मैं थोड़ा सा कुछ झोल कर सकूं, सपोज कर मेरा इनकम 24 लाख रुपया है, सपोज कर बेटा, अफसोस नहीं है, बट अब अगर मेरे को 24 लाख रुपया तो आई विल कम इन 30% टैक्स ब्रैकेट। तो अब मेरे को टैक्स नहीं भरने का तो मैं क्या करेगा, वाइफ के ना 12 लाख उसको दो, 12 लाख मेरे को दो। तो
ऐसे सब डेटा, मतलब तू देख, ये तो फिर भी मैंने पूरा इनकम दिखाया, कुछ लोग अपना इनकम भी नहीं दिखाएगा, वाइफ के नाम पर भी क्यों, मैं बोलेगा मेरे को 12 लाख रुपया चेक में दो, 12 लाख रुपया कैश में दो। तो मैंने सर्विसेज कितने का क्रिएट किया, 24 लाख का, पर गवर्नमेंट को दिख कितने का रहा है, सिर्फ 12 लाख का। क्योंकि देख, वाइफ के नाम पर लिया तो क्या होएगा, 12-12 दिखेगा, 24 लाख का गुड्स क्रिएट हुआ है, वो अलग बात है, टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, बट नेशनल इनकम में 24 लाख आया। बट अगर मैंने कैश में पेमेंट्स लिया तो तेरे को क्या लगता है, इंडिया के अंदर आज भी कैश में जोरदार लेवल का पेमेंट्स होता है कि नहीं होता है? गोल्ड खरीदने को जाओ, तेरा तो गोल्ड का दुकान है ना, किसका है, धर्मवीर का है या राजवीर का है, रणवीर का है, किसका है बेटा? अरे गलती से बोला रे, रणवीर मन का है बेटा। किसी दिन मन को पूछना उसके दुकान पर कितना ट्रांजैक्शंस कैश में होता है और कितना ट्रांजैक्शंस चेक के थ्रू होता है। ही विल से 90% ऑफ द ट्रांजैक्शन सर हम लोग बिना बिल के करते हैं, क्योंकि बिल आया ना तो उसके अंदर 3% जीएसटी आता है। तो एक तो गोल्ड 1 लाख रुपए का, उस पर साला मैं 3% जीएसटी भी भरूं। मेजोरिटी ऑफ द गोल्ड ट्रांजैक्शंस बेटा, और इंडिया, अच्छा तू सोच गोल्ड, उसमें भी इंडियंस, अपन तो पागल होते हैं गोल्ड के लिए। इंडियन हाउसवाइफ्स का गोल्ड बाहर निकलेगा ना, यूएस गवर्नमेंट के पास गोल्ड जो निकलेगा वो कम निकलेगा बेटा। इंडियन वाइफ्स आर होल्डर्स ऑफ गोल्ड। शादी के टाइम पर मैंने बीच में एक न्यूज पढ़ा था कि एक लड़की ने सुसाइड कमिट कर लिया बिकॉज दे वर आस्किंग फॉर डाउरी इवन आफ्टर पेइंग 800 ग्राम्स ऑफ गोल्ड। 800 ग्राम, कोई मेरे को नहीं, मैं रिटायरमेंट ले लेगा। 800 ग्राम सोना, 800 ग्राम, हाँ 80 लाख, ज्यादा नहीं हुआ? 1 लाख का 10 ग्राम, हाँ 80 लाख चले। अरे 80 लाख कम नहीं है, इसमें 2-3 साल तो निकल ही जाएंगे। और उसका जो अप्रिसिएशन होएगा उस पर मैं ना उसको गोल्ड डिपॉजिट में डाल देगा, 2.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिलेगा, प्लस अप्रिसिएशन भी मिलेगा। इसकी माँ का बोरीवली तक ट्रैवल का को करने तो कहना से जो डेटा है वो एडिक्वेट है कि इनएडिक्वेट है, एक्यूरेट है कि इनएक्यूरेट है, इनएक्यूरेट है। चल एक और पॉइंट क्या आया, वैल्यूएशन ऑफ। अच्छा एक सवाल, कभी ना कभी तो फ्रस्ट्रेशन आएगा ना इधर तक ट्रैवल करने का, आज थोड़ा निकाल दिया। तो इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का मतलब स्टॉक होता है, कहना इसे स्टॉक मतलब प्रोड्यूस्ड इन द करंट ईयर बट नॉट सोल्ड इन द करंट ईयर। सोच के आराम से करते हैं ना, घाई थोड़ी है। प्रोड्यूस्ड इन द बट नॉट सोल्ड इन द करंट ईयर। सो कहना इसे जो प्रोड्यूस्ड वैल्यू है वो इंक्लूड होना। सो कहना इसे इन्वेंट्री का वैल्यूएशन निकालने को आना चाहिए। इन्वेंट्रीज रिफर टू रॉ मटेरियल, इंटरमीडिएट गुड्स, सेमी फिनिश्ड गुड्स एंड फिनिश्ड गुड्स, सब होता है। पर इसका वैल्यू, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू तो इंक्लूड करने का। तो जब इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करेंगे तो इन्वेंट्री में तो सब आता है। अपने को केयरफुली नेशनल इनकम को डिटरमाइन करना पड़ेगा कि भाई अगर इन्वेंट्री में रॉ मटेरियल है, 1000 रुपए का इन्वेंट्री है, उसमें से 200 रुपए का रॉ मटेरियल है, तो उसके वैल्यू को इंक्लूड करने का। नहीं तो क्या लगेगा, इन्वेंट्री का वैल्यू 1000 है तो क्या पूरा 1000 रुपया नेशनल इनकम में ऐड कर देने का? ये तो डबल काउंटिंग हो जाएगा, क्योंकि रॉ मटेरियल भी है, सेमी फिनिश गुड्स भी है। अपने को तो सिर्फ कौन से गुड्स का वैल्यू लेने का है। सो इफ देयर इज अ मिस्टेक इन मेजरिंग द वैल्यू ऑफ, then the value of the final production will be, therefore valuation of inventories needs careful assessment. इन शॉर्ट अपने को क्या क्या डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं उसके बारे में डिस्कशन है। तो पहला डिफिकल्टी क्या था, कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन। दूसरा डिफिकल्टी क्या था, इग्नोरेंस एंड इलिटरेसी। तीसरा डिफिकल्टी जो मैंने पढ़ाया वो क्या था, इनएडिक्वेट एंड इनएक्यूरेट डेटा। चौथा डिफिकल्टी क्या है, बाय द नेम ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। और एक डिफिकल्टी क्या है, डिफिकल्टी इन क्लासिफिकेशन ऑफ विच पॉपुलेशन। पॉपुलेशन कौन से सेक्टर में काम कर रहा है वही नहीं पता है। जैसे कि कुछ लोग, एज आई टोल्ड यू, बहुत मल्टीटास्कर्स होते हैं। तो अगर तू वो प्राइमरी सेक्टर में है कि सेकेंडरी सेक्टर में काम कर रहा है, वो भी मेरे को कई बार कैटेगरी क्लियर नहीं है। सो कहना इसे इंडियन फार्मर्स, कहना इसे उनके पास जो काम है वो सीजनल है। ये फार्मर्स का काम, अगर फार्मर्स का काम सीजनल है तो कोई दूसरे सीजन में वो कोई और भी तो काम करता रहेगा। अच्छा फॉर एग्जांपल मेन सीजन में वो फार्मिंग का काम करता है,
पर दूसरे सीजन में कहीं पर और जाकर कुछ और काम करता है, दूसरे सेक्टर में काम करता है। तो ये जो क्लासिफिकेशन है कि फार्मर प्राइमरी में आएगा कि सेकेंडरी में आएगा, यही बहुत बड़ा डिफिकल्टी हो जाता है। सो कैन आई से दे आर नॉट एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर थ्रू आउट द year. In a particular season, they engage themselves in an alternative occupation, and therefore it is very difficult to identify their incomes from a particular occupation. तो फार्मर का इनकम आ गया 5 लाख रुपया, पर इसमें से फार्मिंग से कितना आया, इसमें से उसने जो अदर एक्टिविटी किया उससे कितना आया, वो मालूम नहीं। सो नेशनल इनकम का जो एस्टिमेशन है वो चल इनकम का वैल्यू 5 लाख आएगा, पर कौन से सेक्टर से कितना आया वो पता चल पाएगा। So that is another difficulty while estimating the national income. ये कोई तो खुद से मेरे को समझा सकता है। Existence of, नहीं समझा, मेरे को इतना इंग्लिश नहीं आता है। नॉन मोनेटाइज्ड बार्टर सिस्टम। कुछ कुछ जगहों पर आज भी थोड़ा बहुत बार्टर सिस्टम चलता रहेगा। देख, मैं मानता हूं आज के डेट में बार्टर सिस्टम ना के बराबर है, पर थोड़ा तो है, और वो जो थोड़ा है उसका वैल्यू हम कैलकुलेट कर पाएंगे। सो कैन आई से दैट देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ नॉन मोनेटाइज्ड सेक्टर इन विच एरियाज स्मॉल फार्मर्स एक्सचेंज मेजर पार्ट ऑफ देयर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन फॉर अदर गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज नथिंग एल्स बट, एंड देयरफॉर इट इज एक्सक्लूडेड व्हाइल कैलकुलेटिंग। पर इंक्लूड होना चाहिए ना, पर उसका मनी वैल्यू इंक्लूड होना चाहिए, पर मनी वैल्यू तो पता ही नहीं है, क्योंकि फार्मर ने राइस के बदले में वीट ले लिया, वीट के बदले के अंदर वो लोगों ने शुगर केन ले लिया, शुगर केन के बदले में वो लोगों ने जूट ले लिया। आर वी क्लियर? नेक्स्ट वाला पॉइंट, प्रॉब्लम ऑफ, मुझे नहीं लगता इसमें कोई डिफिकल्टी होना चाहिए। एंड द लास्ट पॉइंट इज कैपिटल गेन और लॉस। What is a capital gain? What is a capital loss? Can I say capital gain and capital loss financial assets पर होता है, स्टॉक्स, शेयर्स, बॉन्ड्स पर होता है, फिजिकल असेट्स को जब हम सेल करते हैं उस पर होता है ना, गोल्ड वगैरह पर, प्रॉपर्टी वगैरह पर। तो कैन आई से कैपिटल गेन्स और लॉसेस आर बाय, उतने का कोई गुड थोड़ी क्रिएट हुआ है। फाइनेंशियल असेट तो वैसे ही इंक्लूड नहीं होता है। चल, अगर मैंने कोई शेयर खरीदा 500 रुपए में, मैंने उसको बेचा 700 रुपए में, तो ये 200 रुपया इंक्लूड होएगा क्या? अबे 200 छोड़ 500 700 दोनों में नहीं होएगा, क्योंकि कोई गुड या सर्विस ही क्रिएट नहीं हुआ। अच्छा, दूसरा बात, जो प्रॉफिट क्रिएट हुआ है क्या वो कोई वैल्यू क्रिएशन के वजह से हुआ है कि अप्रिसिएशन की वजह से? तो वो 200, 2000, 20,000, 2 lakhs का जो भी अप्रिसिएशन हुआ है, क्या उसके बैकअप में कोई गुड या सर्विस बना है? तो वो क्यों इंक्लूड करने का? कैपिटल गेन हुआ है, वो तेरा इनकम है, नेशनल इनकम का पार्ट नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज दे डू नॉट रिजल्ट इन टू करंट इकोनॉमिक एक्टिविटी। The gains or losses occur to the property owners due to increase or decrease in the market value of the capital asset, which changes due to its demand. So, in short, total अपने पास कितने टाइप्स का डिफिकल्टी है? 2। एक का नाम थियोरेटिकल, एक का नाम थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों एक साथ आया तो कितने मार्क्स के लिए आएगा? 8। Are we clear? I want you to read the entire answer and start solving the objectives वाला पार्ट, 12th का, यही वाला बुक के अंदर है वो। इसके बाद इफ यू वांट अ ब्रेक, आई विल गिव यू 10 या 15 मिनट्स का ब्रेक एंड देन स्टार्ट विथ अ न्यू चैप्टर कॉल्ड एज इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो शायद नहीं करूंगा तो चलेगा ना बेटा, माइक्रो समझ में आ जाएगा तो मैक्रो खुद ब खुद हो जाएगा। हाँ, अगर चाहिए तो वो नेक्स्ट लेक्चर में करेगा, क्योंकि मेरे को एक ही लेक्चर में बहुत सारा बढ़ा देगा ना तो भी मजा नहीं आएगा। जितना समझ में आएगा उतना अच्छे से करके जाने का। सो पहले क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ो, 12 पढ़ो, और इसके रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव्स है वो सॉल्व करो। इसके लिए मैं आपको 35 मिनट्स का टाइम दे रहा है, 15 मिनट आंसर पढ़ने के लिए, 20 मिनट ऑब्जेक्टिव्स के लिए। बेटा ऑब्जेक्टिव्स आप दूसरे चैप्टर्स का सॉल्व कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, मैं जब भी टाइम मिलता है मैं करवा रहा हूँ, बट आर यू ऑल ऑल्सो सॉल्विंग द ऑब्जेक्टिव्स? प्लीज एंश्योर दैट ऑब्जेक्टिव्स आर बीइंग सॉल्व्ड। चलो, आई विल स्टार्ट द डिस्कशन एट 8:45। 45 मिनट 40 मिनट दिया, 8:05 हुआ है। कोई ऑब्जेक्टिव्स में डाउट रहेगा तो हेल्प करना पड़ेगा ना मेरे को, इसके लिए। ए आदित्य, अथर्व, दर्शिल, धर्मवीर, हृदय, कल्प, नैतिक एंड ऑल अदर्स, आर वी ऑल क्लियर? बुक में ही
किसके लिए? देख अभी है ना, नेशनल इनकम, पूरा नेशनल इनकम के लिए पेज छोड़ने का तो बहुत सारा पेजेस छोड़ना पड़ेगा। तुम लोग बताओ तुम्हारा क्या इच्छा है? पूरा नेशनल इनकम के लिए जगह छोड़ देने का है तो लीव 25 to 30 साइड्स, 15 से 30 पेज। हाँ, और क्योंकि इसके अंदर अभी और आगे का थियरीज, यूनिट नंबर 2, तो काफी सारी चीजें आएंगी। इतना तो पेज भी नहीं है, तो वो पूरा बुक नेशनल इनकम के लिए छोड़ दे। 15 पेजेस 30 साइड्स, उसको इंक्लूड करके आई थिंक टोटल आफ्टर इनकम मेथड यू कैन लीव 15 to 20 पेजेस, मतलब 40 साइड्स जितना होएगा। और अगर तुमको अलग से करना है ना तो अलग से भी कर सकते हैं, अलग से नेशनल इनकम का बुक बना डालने का, सिंपल। 40 साइड 20 पेज, कितना है तेरे पास? तो 20 पेज है मतलब 40 साइड हो गया, खत्म कर। ये बुक में अभी से 12th स्टैंडर्ड का कुछ भी मत लिख, तो कम पड़ेगा देखो। ठीक है, हाँ हाँ चले। अभी आज कुछ भी नहीं लिखना है बेटा, नहीं कुछ भी नहीं लिखना। अभी सिर्फ मेरे को देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है ये समझाने का है, जो मेरे को लगता है कि 11th स्टैंडर्ड में तो तुम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा है। मैं थोड़ा सा पॉलिशिंग करके दे देगा तेरे को। बेटा ये वाले ऑब्जेक्टिव्स तेरे को टेक्स्ट बुक में करना है, तू कर सकता। 12th स्टैंडर्ड के है, तू पेंसिल से करना बस, पेन से मत। इतना लोड मत लो बेटा, नेशनल इनकम वापस सीए फाउंडेशन के बुक में थोड़ा लिख लेंगे। तो जो मेथड्स तक है उसके लिए पेज छोड़ा है ना वो रहने दो, फिर मेथड्स के बाद यूनिट 2 जो स्टार्ट होएगा उसके लिए नया वाला बुक ले लेंगे। अगर तुमको पेज नहीं छोड़ना है तो, या पेज कम पड़ रहा है तो, अगर छोड़ सकते हो तो छोड़ो, नहीं छोड़ सकते हो तो मत छोड़ो, चिल मारो। तुम लोगों ने ओसी में कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक पढ़ा है? अच्छा है, दूसरे सब्जेक्ट्स के वजह से मेरा बहुत काम हो जाता है। ओसी के अंदर तुम लोग ने पढ़ा रहेगा ना, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ अ कमर्शियल बैंक, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ अ सेंट्रल बैंक। तो उसका फंक्शंस नहीं था, जैसे कि एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, गिव, नहीं मतलब मैं पढ़ाएगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है पढ़ाने में। हाँ, पर सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक दोनों के फंक्शंस अलग होते हैं। ये कॉमर्स जितना आसान दिखता है उतना आसान है नहीं, छील गई क्या। कॉमर्स का भाजीपाला मत करो सालो। जीडीपी डिफ्लेटर क्या है मैंने तेको लिखवाया है। जीडीपी डिफ्लेटर का मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था, हाँ, तो फॉर्मूला के साथ एक एग्जांपल भी लिखवाया रहेगा। तो आई डोंट नो व्हाई आर यू नॉट रीडिंग द एंटायर थिंग। जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला है नॉमिनल नेशनल इनकम अपॉन रियल नेशनल इनकम इनटू 100, विच गिव्स यू द वैल्यू ऑफ इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन इन आवर कंट्री। तो मैंने एक एग्जांपल लिखा रहेगा कि मेरा नॉमिनल नेशनल इनकम 1,20,000 रुपया है, मेरा रियल नेशनल इनकम 1 लाख है, तो मेरा आंसर आया 120। इसका मतलब 100 से ज़्यादा का वैल्यू आया तो इंडेक्स नंबर में तूने पढ़ा रहेगा कि 100 इज द बेस ईयर इंडेक्स, 120 इज द करंट ईयर, सो 20% इज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन।
अगर 100 से कम आया तो डिफ्लेशन, 100 से ज्यादा आया तो इन्फ्लेशन। वेरी गुड बेटा, तू पढ़ता नहीं है, नोट्स ओपन कर। तू पढ़कर ही नहीं आया है तो आई कांट हेल्प, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन व्हाट इज नॉमिनल एंड रियल। कोई एक जन मेरे को बताओ ना, व्हाट इज नॉमिनल नेशनल इनकम का फॉर्मूला, व्हाट इज रियल नेशनल इनकम का फॉर्मूला? बोल ना, जोर से बोल, कॉन्फिडेंटली बोल। प्राइस ऑफ करंट ईयर, क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर, दोनों करंट ईयर का लिया तो नॉमिनल नेशनल इनकम, और बेस ईयर का नेशनल इनकम क्या होता है? प्राइस ऑफ क्वांटिटी ऑफ इज कॉल्ड एज रियल नेशनल इनकम। ये लिखवाया है मैंने, आप पढ़ते नहीं है सर। फॉर्मूलाज के जस्ट पहले वाला कॉन्सेप्ट देख, मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट के पहले है एक कॉन्सेप्ट, सर्कुलर फ्लो के बाद पहले है उसके, ओके उसके पहले प्राइस ऑफ करंट ईयर इनटू क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर, सब कुछ पढ़ाया है मैंने। तेरा ध्यान नहीं है दोस्त, और तेरे को अगर एक महीने पहले क्या पढ़ाया है वो आज याद नहीं है तो सीए फाउंडेशन का एग्जाम कैसा देगा? मैं अभी तक यही सोच रहे। रिवाइज करो भाई, जितने भी चैप्टर्स तुम्हारे 12th में हैं वो सारे चैप्टर सीए फाउंडेशन में तो है ही। यस, सो बेटा देख, क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना, ए एवरीबडी पेज नंबर बोलता हूं, ए पेज नंबर 139 पर 159 पर यू कैन सी समथिंग कॉल्ड एज ग्रीन जीएनपी। देख, जीएनपी का मतलब नेशनल इनकम, और ग्रीन जीएनपी का मतलब विच कंसीडर्स द एनवायरमेंट एज वेल। ग्रीन का मतलब क्या? समथिंग विच इज एनवायरमेंट फ्रेंडली। सो क्वेश्चन नंबर 4 talks about the green GNP. Green GNP is defined as the indicator of sustainable use of natural environment and equitable distribution of benefits for their development. ग्रीन जीएनपी जो होता है, इट डज नॉट कंसिडर द कॉस्ट, सॉरी जीएनपी डज नॉट कंसिडर द कॉस्ट resulting from production activities in terms of environmental pollution and depletion of natural resource. जब नेशनल इनकम जनरेट होता है तो हम उसके लिए रिसोर्सेज यूज करते हैं, और वो जो रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं उससे हम लोग पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, जो रिसोर्सेज है उसको डिप्लीट कर देते हैं। मतलब कहीं ना कहीं हम एनवायरमेंट को इम्पैक्ट कर रहे हैं, हार्म कर रहे हैं, और उसका कंसिडरेशन हम जीएनपी में नहीं लेते। तो हम उसका कंसिडर किधर करेंगे? एक नए कॉन्सेप्ट में जिसका नाम है green GNP. So what is green GNP? Green GNP reflects the impact on the environment. So a mere rise in GNP will not reflect the improvement in the quality of life. If it increases environmental pollution or reduces the available resources for the future generation. Therefore, green GNP is introduced to measure economic welfare. देश के अंदर नेशनल इनकम तो बढ़ गया, पर तूने उस नेशनल इनकम को बढ़ाने के लिए नेचर की माबेन कर डाली, तो उससे थोड़ी ना तेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा। पैसा है पर लोगों का वेलफेयर, तो लोगों को वेलफेयर मेजर करने के लिए हमने एक नया कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम है ग्रीन जीएनपी, जिसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसका मेन पर्पस क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। प्रेजेंट के नीड्स को तो फुलफिल करो, पर फ्यूचर के जनरेशन की वाट लगाकर। What is sustainable development? Satisfying the needs of the, but securing the needs of the future. So, can I say development which does not cause environmental degradation or depletion of natural resources. फिर equitable distribution of benefits of the development and promotes economic welfare for a longer period of time. So, green GNP का calculation कैसे होता है? जो भी GNP है minus द नेट फॉल इन द स्टॉक ऑफ नेचुरल कैपिटल, जो भी नेचर कम हो गया, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज कम हो गए, माइनस द पोल्यूशन लोड, तो उससे अपने को पता चलेगा कि अपना ग्रीन जीएनपी कितना है। सो वेरी थियोरेटिकल काइंड ऑफ अ कॉन्सेप्ट, इट इज डन फॉर मेजरिंग नेशनल इनकम कंसिडरिंग द एनवायरमेंट। जो हमने जीएनपी क्रिएट किया था या फाइंड किया था बेटा, वो क्या कैलकुलेट करता है? सिर्फ वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। चाहे तुम कितना भी पोल्यूशन क्रिएट करो, चाहे तुम एनवायरमेंट का कितना भी वाट लगाओ। आई होप यू ऑल आर अवेयर दैट करंट सिचुएशन ऑफ द एनवायरमेंट इज नॉट वेरी ग्रेट।
आप देख ही रहे हो कि कितना कहीं पर क्लाउड बर्स्ट हो रहा है, कहीं पर लैंडस्लाइड हो रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन करने के वजह से बहुत सारे एनिमल्स का लाइफ इम्पैक्ट हो जाता है, नेचुरल रिसोर्सेज इम्पैक्ट हो जाता है। एंटार्क्टिका, इफ यू आर अवेयर, इज ऑन द वर्ज ऑफ मेल्टिंग डाउन, मतलब धीरे धीरे मेल्ट हो रहा है, जिसकी वजह से वाटर के लेवल्स राइज हो जाएंगे एंड सिटीज लाइक टोक्यो और मुंबई कैन बी सबमर्ज्ड इनटू वाटर बिकॉज ऑफ सच अ सिनेरियो। तो एनवायरनमेंट का भी ख्याल रखना बहुत जरूरी है, बट वेरी डिफिकल्ट। देख, ये कैसी बात हो गई मालूम है, शादी होने के बाद बीवी और माँ दोनों को खुश रखना, वेरी डिफिकल्ट नो। मतलब तू दो लड़कियों के बीच में फंसा हुआ है, एक जिसने तेरे को जन्म दिया है और एक जो तेरे बच्चे को जन्म देने वाली है। माँ और बीवी दोनों को खुश रख पाना इज कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट। वैसे ही नेशनल इनकम है, जीडीपी भी बढ़ाना है, एनवायरमेंट की भी बहमें नहीं करनी है, ये बहुत टफ है। आई डोंट नो वेदर यू ऑल हैव हर्ड अबाउट कार्बन क्रेडिट्स, ऐसा कुछ सुना है कभी? कार्बन क्रेडिट्स मतलब बेसिकली अगर तूने पोल्यूशन क्रिएट किया तो उसके सामने तेरे को उतना ही पोल्यूशन का टेक केयर करना चाहिए बाय प्लांटिंग ट्रीज और एनीथिंग। इसीलिए जो मुकेश अंबानी ने किया है इज अ मास्टर स्ट्रोक। इफ यू नो आईपीएल, चल पागल, उसने पूरा का पूरा जामनगर के अंदर एक कॉन्सेप्ट बनाया जिसका नाम है वन तारा। व्हाट इज वन तारा? इट इज अ ह्यूज प्रॉपर्टी जू बेटा, पर वो जू के अंदर किसी को जाना अलाउड नहीं है। तू सोच उसने ये क्यों किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं फ्यूचर के अंदर कार्बन क्रेडिट्स जो होता है वो कंपनीज को प्रोड्यूस करना पड़ेगा या तो परचेस करना पड़ेगा, तो उसके लिए कॉस्ट आएगा। वो बोलता है मैं परचेस क्यों करूं, मैं खुद का ही कार्बन क्रेडिट खुद के ही कंपनी से बनाएगा। सो वनतारा नाम का एक ह्यूज एकर्स में फैला हुआ प्रोजेक्ट, वो क्या है, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने का। तो एक तरफ वो एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर रहा है, दूसरी तरफ वो एनवायरमेंट को हार्म भी कर रहा है। तो उसने क्या किया, सेट ऑफ कर दिया ना। सर मेरे को तो आता है तैरना डूबने को मुंबई में। अबे साले, ऐसा आसान नहीं होता। लगता है तूने इंस्टाग्राम पर वो 15 लोग का पाकिस्तान का वीडियो नहीं देखा, who were deserted on a island and all the 15 people died because of floods। तैरना समंदर में और स्विमिंग पूल के पानी में, ये दोनों अलग चीजें होती है। बेटा ऑब्जेक्टिव जम रहा है, आर यू एबल टू सॉल्व द ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट? आई होप एटलीस्ट सबका एमसीक्यूज जो है फिल इन द ब्लैंक्स वाला पहला क्वेश्चन हो चुका है, दो ही बाकी है। कितना है टोटल? 10 15, ठीक है। मेरे को लगा 10 ही है। आंसर्स राइट आ रहे हैं क्या? चेक कर। नहीं नहीं, पहले 15 का 15 कंप्लीट कर फिर चेक कर। ग्रीन जीएनपी भी ज्यादा होना चाहिए ना, मतलब हमने एनवायरनमेंट को कम से कम हार्म करके ज्यादा से ज्यादा आउटपुट क्रिएट किया। व्हाट इज बेटर? मोर ग्रीन जीएनपी नो। if the green GNP is more, मतलब you have created lesser pollution, lesser depletion of natural stocks या natural capital।
लास्ट 10 मिनट्स। आई होप एटलीस्ट 3 से 4 क्वेश्चन तो हो जाना चाहिए। 1 2 3 4 सबका 2 क्वेश्चन तो हो गया रहेगा अभी तक। सेकंड क्वेश्चन कौन सा है? असर्शन रीजनिंग है। असर्शन रीजनिंग ज़्यादा नहीं रहेगा। हाँ जा बेटा। यस दीदी। स्टॉक कॉन्सेप्ट में क्या आएगा? व्हाट आर द ऑप्शंस इफ देयर इज समथिंग दैट आई कैन हेल्प यू विथ? करेक्ट, फ्लो। Stock itself is a stock concept. Something and anything which is studied at a point of time. अभी मेरे पास कितना है, वो स्टॉक कॉन्सेप्ट है. एंड समथिंग विच इज स्टडीड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम is called as a flow concept. So national income at this point of time is a stock concept. National income is calculated over a period of time, so it is a flow concept. कोई एमसीक्यू, कोई ऑब्जेक्टिव है जो मेरे को डिस्कस करना है तो मेरे को बता. कौन सा वाला पेज नंबर? 172. डबल काउंटिंग इज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स. सो डबल काउंटिंग को हम बोलते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, दैट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिफिकल्टीज. तो उसका आंसर क्या है? 17th वाले का डबल काउंटिंग ये देख. क्योंकि क्या होता है कि एक ही चीज 2 बार काउंट हो जाती है और 2 से ज्यादा बार भी हो जाती है, तो वो सबसे बड़ा डिफिकल्टी नेशनल इनकम का डबल काउंटिंग है. चारों राइट है, बट सबसे ज्यादा जो बड़ा प्रॉब्लम है वो कौन सा है, ऐसा पूछा है. तो ये चारों ही प्रॉब्लम है. बट देख, डेप्रिसिएशन सिर्फ कुछ कंपनीज का है, इलिटरेसी और इग्नोरेंस एक पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन का है, बट डबल काउंटिंग तो कहीं पर भी हो सकता है. सो द ग्रेटेस्ट डिफिकल्टी इन मेजरिंग नेशनल इनकम इज द डबल काउंटिंग. याद कर, स्टार्ट ऑफ दिस चैप्टर सबसे पहला पॉइंट देख मैंने क्या लिखवाया तेरे को. नेशनल इनकम ओपन कर, अर्नड अनअर्नड इनकम लिखवाया था. अनअर्नड इनकम के नीचे ही लिखवाया है सिंस देयर इज डबल काउंटिंग. तो मैंने तेरे को सबसे पहला ही चीज जो समझाया था वो क्या था कि डबल काउंटिंग नहीं होना चाहिए. सो द रीजन बिहाइंड एक्सप्लेनिंग यू दैट वाज बिकॉज वी डोंट वांट दिस टू बी अ मेजर प्रॉब्लम. हाँ बेटा, तू कौन सा पेज नंबर बोल रहा था? पेज नंबर 167 पे कौन सा वाला? असर्शन और रीजनिंग है? नहीं? ओके, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव. चलो, तो 6th वाले में क्या बोला है? जीएनपी डज नॉट कंसिडर द कॉस्ट रिजल्टिंग फ्रॉम प्रोडक्टिव एक्टिविटीज इन टर्म्स ऑफ. डज नॉट कंसिडर बोला है, तो बेटा वी डू नॉट कंसिडर एनवायरमेंटल
पोल्यूशन एंड डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये ग्रीन जीएनपी में कैलकुलेट करते हैं तब आता है। डज नॉट कंसिडर द वैल्यू ऑफ इनपुट रॉ मटेरियल, मेरे को लगता है इनपुट और रॉ मटेरियल का वैल्यू तो हम लोग कंसिडर करते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट करते हैं, तो मेरे ख्याल से ऑप्शन बी करेक्ट होना चाहिए। चेक कर आंसर क्या है। तो देख क्वेश्चन ध्यान से पढ़, डज नॉट कंसिडर बोला है, नॉट कंसिडर मतलब हम किसको इंक्लूड नहीं करते हैं। हाँ हाँ देखो जो पूछने का सब बताएगा मैं, ये वाला क्लियर है। हाँ सेकेंड वाला, सो बेटा ये ना स्टार्ट ऑफ द चैप्टर में दिया हुआ है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक तो है पीसी महालनोबिस, द नेशनल इनकम कमिटी, अभी इसमें पिगू तो नहीं हो सकता है, तो आई थिंक गाडगिल काका भी थे और राव काका भी थे, वो चाहिए तो स्टार्ट ऑफ द चैप्टर में इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पढ़, उसमें दिए। मेरे ख्याल से आंसर सी होना चाहिए। वो ये सब क्या है बेटा, फैक्चुअल क्वेश्चन है। यस मैडम, इसी का 13th वाला, ओके। इनकम मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम टेक्स इनटू कंसिडरेशन। सो इनकम मेथड किन चीजों को कंसीडर करता है, तो बता। डायरेक्ट टैक्सेस को हम कंसीडर करते नहीं है, तो मेरे को नहीं लगता है कि 1 वाला ऑप्शन होना चाहिए। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनीज, प्रॉफिट है, प्रॉफिट अर्नड है, इसका मतलब चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो या अनडिस्ट्रीब्यूटेड हो, उसको नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड होना चाहिए, इनकम मेथड में आएगा। अगर तेरे को याद रहेगा तो इनकम मेथड का फॉर्मूला क्या था, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स। सो प्रॉफिट्स का एक हिस्सा है अनडिस्ट्रीब्यूटेड, तो क्या ये इंक्लूड होता है फॉर्मूला में? यस, तो ये तो आएगा ही आएगा। फिर इनकम फ्रॉम गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, इनकम मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, तो केनाई से जो गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी है उससे जो गवर्नमेंट को इनकम मिलता है वो भी इंक्लूड तो करेंगे ही, तो ये भी इंक्लूड होना चाहिए। अनपेड सर्विसेज तो नेशनल इनकम में ही नहीं आता है, इनकम मेथड फॉरगेट इट। सो मेरे को नहीं लगता है कि आंसर 1 और 4 है, तो कोई ऐसा ऑप्शन ढूंढ जो 2, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, एक ही ऑप्शन बचा सी। आया तेरे को, समझा तेरे को? सो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स क्या होते हैं बेटा, वो तेरे को बता देता हूं। कहने से अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स आर रिजर्व्स एंड सरप्लस ऑफ अ कंपनी, दे आर रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ अ कंपनी। तो इसके लिए तेरे को क्या याद करना चाहिए था मालूम है? इनकम मेथड का फॉर्मूला। इनकम मेथड का फॉर्मूला रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स चाहे डिस्ट्रीब्यूटेड हो चाहे अनडिस्ट्रीब्यूटेड हो। यस मैडम, हाँ 171 पे क्वेश्चन नंबर 11, आउटपुट मेथड इज वाइडली यूज्ड इन डैश कंट्रीज। सो मेजरली है ना, हम लोग आउटपुट मेथड जो यूज करते हैं मेरे ख्याल से वो अंडर डेवलप्ड नेशंस में होता है। व्हाट इज द आंसर दैट दे हैव गिवन? रीजन, बिकॉज कोई भी डेवलप्ड कंट्री जो है वो ज़्यादा फोकस इनकम पे करता है, क्योंकि वहाँ पर डेटा जो होता है वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है। अपने कंट्री के अंदर ना एक्सपेंडिचर का डेटा एक्यूरेट है ना इनकम का डेटा एक्यूरेट है, तो हम क्या कोशिश करते हैं कि आउटपुट मेथड से ज़्यादा एक्यूरेट डेटा फाइंड आउट कर सके, क्योंकि आउटपुट का जो वैल्यू है वो डिटरमाइन करना ईजी है कंपेयर टू द व्हाट इज द रियल इनकम। देख इनकम इंडिया में रियल फिगर कभी आएगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि अपने पास ब्लैक मार्केट है, ब्लैक मार्केट इकोनॉमी है, ब्लैक दौलत है, ब्लैक इकोनॉमी पैरेलली रन करता है। सो मेजरली ऐसा बोला जाता है, ऐसा कोई फिक्स्ड रूल नहीं है, बट ऐसा बिलीफ है कि मेजॉरिटी ऑफ द अंडर डेवलप्ड नेशंस यूज एन आउटपुट मेथड टू डिटरमाइन द national income, because it is easier to get the value of output rather than to find out the value of expenditure and income, because there are cash transactions in an underdeveloped nation. डेवलप्ड नेशंस के अंदर बेटा वो लोग तो कितने सालों पहले डिजिटल शिफ्ट हो चुके हैं, तो वहां पर इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड इज अ बेटर मेथड टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। ये भी जब तू आंसर्स पढ़ेगी ना तो वहां पर लिखा हुआ रहेगा, आउटपुट मेथड के अंदर एक लाइन रहेगा दैट मेजॉरिटी ऑफ द अंडर डेवलप्ड नेशंस यूज द आउटपुट मेथड टू कैलकुलेट नेशनल इनकम।
हाँ बेटा, देखो जो डाउट रहेगा सब पूछ, कुछ भी मत रख, आई विल सॉल्व ऑल योर डाउट्स। 2 गाली सुनना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा, और कुछ नहीं। एनएनपी refers to the net market value of all the final goods and services produced by the residents होना चाहिए। तो NFIA इंक्लूड हुआ तो रेजिडेंट का मतलब इकोनॉमिक्स में अलग होता है और टैक्स का मतलब अलग होता है। अ रेजिडेंट यूनिट इन इकोनॉमिक्स इज दैट यूनिट विच हैज एन इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन द कंट्री। तो तू भले ही रेजिडेंट टेक्निकली लीगली किसी दूसरे कंट्री का रहेगा, बट तेरा इकोनॉमिक इंटरेस्ट अगर इंडिया में है तो यू विल बी कंसिडर्ड एज अ रेजिडेंट। अच्छा दूसरा बात, चल तेरा रेजिडेंस वाला लीगल वाला कॉन्सेप्ट भी ले लेता हूं। तू अगर यूएस का पर्सन है, इंडिया में सर्विस प्रोड्यूस किया, पर तू वो पैसा तो यूएस ही लेकर जाएगा ना, आर माइनस पी हो जाएगा ना, तो माइनस पी payments will be deducted from our country. So output क्या था, NNP refers to the market value of all the final goods and services produced by the resident. So अगर तू इस कंट्री का रेजिडेंट नहीं है तो तू अपना इनकम तो अपने देश लेकर जाएगा। मैं इंडियन रेजिडेंट भी हूँ एज पर लॉ, और अगर मैं यूएस में जाकर लेक्चर लेगा तो वहां से पैसा यूएस में थोड़ी रखेगा, वो तो वापस मेरे देश में लेकर आएगा ना। तो दैट वुड बी इंक्लूडेड इन इंडियाज नेशनल इनकम, नॉट इन यूएस का नेशनल इनकम, इवन इफ देयर इज एनएफआईए। बट इकोनॉमिक्स में रेजिडेंट यूनिट का मतलब somebody who has an economic interest. So if your economic interest is in India and you are earning money in India, if you stay in India, if that income remains in India, then it will be a part of India. If you take it back to your country, then it is not a part of our country. बोलो और कोई ऑब्जेक्टिव जो मेरे को सॉल्व करना है? नन। कहां तक पहुंचे तुम लोग? चूज द करेक्ट पेयर हो गया तो ये वाला कर लेना, ई वाला पार्ट बहुत ही सिंपल है, चलो फटाफट कर लो। ई और ये वाला कर लो, एफ फाइंड द ऑड मैन आउट, वो भी हो गया है। देन सबका हुआ है क्या? आई वेट फॉर अनदर 5 minutes, आई गिव यू अ ब्रेक, डोंट वरी। सो आई गिव यू 5 minutes, जिसका नहीं हुआ है प्लीज कंप्लीट इट फर्स्ट, जिसका हो गया वो लोग चिल मारो, तुम्हारे लिए ब्रेक एक्सटेंडेड है। अरे फीस्ट बम दे रही है वो, डर गई वो बेचारा, उसको समझा बेटा, पहले कॉन्सेप्ट समझाने का फिर एमसीक्यू सॉल्व करने का। तू डायरेक्ट उसके मुंह पे रख रही है, उसको लग रहा है कि तू मारेगी उसको। So she was happy that we are done and we can have 5 minutes extra. देखिए ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने से ना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और बढ़ भी जाता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, एक छोटा छोटा पार्ट होता है एक मेजर आंसर का, ये आना बहुत जरूरी है। वक्रतुंड तेरा भी हो गया सब, कोई इसमें कंप्लीट द कोरिलेशन में या फाइंड द ऑड मैन आउट में कोई डिफिकल्टी? सजेस्ट द इकोनॉमिक टर्म्स जमा तेरे को कि वो बाकी है, वो घर पे कर लेना, तो फिर अगर अभी नहीं करना है तो, और अभी करना है तो अभी कर ले, 10 ही है, कितना ही बहुत सारे है रे, 22 है, ये घर पे कर लो, इट्स ओके, बट ये करना बेटा, इसको है ना, चल आई विल मार्क दिस एज होमवर्क, नेक्स्ट लेक्चर में अगर कोई डाउट रहेगा तो आई विल सॉल्व इट, बट प्लीज एंश्योर कि आप लोग ये वाला पार्ट करके आ रहे हैं। चलो भाई लोग, एक छोटा सा चैप्टर है, एकदम ही इजी चैप्टर है, आई थिंक वन ऑफ द सिंपलेस्ट बट स्कोरिंग। नाउ व्हाट आर द कॉन्सेप्ट्स इन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स? चलो सबसे पहला कहना है इकोनॉमिक्स के अलग अलग ब्रांचेस है, उसमें से 2 ब्रांचेस का नाम क्या है, एक का नाम माइक्रो है, एक का नाम माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम मिक्रोस एंड मैक्रोस विच आर ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड्स। 1933 कौन से आदमी ने दिया था? रैगनर फ्रिस्क। तो पहले क्या था मालूम है, अलग इकोनॉमिस्ट लोगों का अलग अलग ओपिनियन था। सो देयर वाज वन सेट ऑफ इकोनॉमिस्ट who felt that economics should be studied in isolation. Economics should be studied in, whereas another set of economists believed that economics should be studied in aggregate. तो या तो कुछ लोगों का ओपिनियन था कि आइसोलेशन में पढ़ो, कुछ लोगों का ओपिनियन था कलेक्टिवली पढ़ो, तो झगड़ा होता था।
इसको लगता था कि मैं सही है, उसको लगता था कि मैं सही है, थे दोनों ही सही, पर दोनों का पीओवी, दोनों का सेम है, दोनों का पीओवी के दोनों का पीओवी अलग है। पीओवी का मतलब पॉवर्टी नहीं, पीओवी का मतलब पॉइंट ऑफ व्यू. So there were certain economists who had a point of view to study economics in parts. टुकड़े टुकड़े में पढ़ो. मार्जिनलिज्म अप्रोच. कौन सा अप्रोच? मार्जिनलिज्म मतलब एडिशनल, एक्स्ट्रा. मार्जिनल पढ़ा है अपन ने, एडिशनल. तो कुछ लोग क्या बोलते थे कि इकोनॉमिक्स को एज अ होल नहीं पढ़ने का, इंटरडिपेंडेंस नहीं पढ़ने का, इंडिपेंडेंटली पढ़ने का. कैसा पढ़ने का? बट कुछ लोग बोलते थे नहीं नहीं इंटरडिपेंडेंस पढ़ना चाहिए, एग्रीगेटिव अप्रोच. कौन सा अप्रोच? सो इकोनॉमिक्स में दो अप्रोच है, एक एग्रीगेट अप्रोच, एक एडिशनल मार्जिनल अप्रोच. कुछ इकोनॉमिस्ट बोलते थे मार्जिनलिज्म को इंपॉर्टेंस दो, कुछ इकोनॉमिस्ट बोलते थे एग्रीगेट को इंपॉर्टेंस दो. ये झगड़ा खत्म करने के लिए रैगनर फ्रीस बोला तू जो पढ़ता है वो भी सही, तुम जो समझ रहे हो वो भी सही. इकोनॉमिक्स के दो ब्रांचेस है, एक मिक्रॉस एक मैक्रॉस. मिक्रॉस मतलब चौटा चौटा, मैक्रॉस मतलब बड़ा बड़ा. स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल, स्टडी ऑफ एन इज छोटा माइक्रो, बट स्टडी ऑफ द नेशन मैक्रो. सो इफ आई टॉक अबाउट माई इनकम, मेरा इनकम कौन सा पार्ट है? नेशनल, माइक्रो इकोनॉमिक्स के मैक्रो? छोटा छोटा, 1/1,000th ऑफ अ पार्ट. क्या बोला? 1. वो तुम लोग को मालूम है माइक्रोस्कोप होता है, माइक्रोस्कोपिक व्यू. कौन सा व्यू? माइक्रोस्कोप ऐसी चीजें दिखाता है जो बहुत ही छोटी होती है पर उसको एनलार्ज करके बताता है. सो कैन आई से व्हेन यू स्टडी माइक्रो इकोनॉमिक्स देयर इज अ माइक्रोस्कोपिक व्यू. अच्छा, माइक्रो इकोनॉमिक्स में किसका व्यू? बर्ड का आई व्यू के अर्थवर्म का आई व्यू? किसके नजरिए से माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है? बर्ड मतलब कहना से ही हैज अ लार्जर व्यू, तो बर्ड का आई व्यू माइक्रो रहेगा कि मैक्रो रहेगा? पर अर्थवर्म का जो आई व्यू रहेगा वो छोटा रहेगा. सो अर्थवर्म का आई व्यू इज माइक्रो, बर्ड का आई व्यू इज मैक्रो. स्टडी ऑफ अ ट्री, पर्टिकुलर ट्री, एक फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट के अंदर एक बैनियन ट्री है, बैनियन ट्री का स्टडी किया तो माइक्रो. 1000 बैनियन ट्री गलत है, तो बैनियन ट्री है ना, पर्टिकुलर यूनिटी है. स्टडी ऑफ द फॉरेस्ट, ये तेरे को याद रहेगा तो मैंने ना तेरे को डिमांड में भी पढ़ाया था, इंडिविजुअल डिमांड माइक्रो इकोनॉमिक्स. मार्केट डिमांड भी माइक्रो है. नहीं सर, पर इंडिविजुअल में एक इंसान, मार्केट में अनेक इंसान. अबे इंसान के बेसिस पर कॉन्सेप्ट नहीं है, पर्टिकुलर कमोडिटी था ना. तो सर अगर इंडिविजुअल डिमांड भी माइक्रो है, मार्केट डिमांड भी मैक्रो है, माइक्रो है, तो सर मैक्रो में क्या आता है? एग्रीगेट डिमांड, demand for one commodity ke all the commodities. So when you demand all the commodities, macro. When the demand is for a particular commodity, it is micro. Are we clear? Are you sure? पक्का है ये? देख इसीलिए ना माइक्रो और मैक्रो इज अ स्टडी ऑफ अ पर्टिकुलर फर्म, पर्टिकुलर हाउस होल्ड, पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज, पर्टिकुलर पर्सन्स इनकम, वेजेस एक्सेट्रा. माइक्रो इकोनॉमिक्स में 2-3 वर्ड्स याद रखो, पर्टिकुलर, इंडिविजुअल. पर्टिकुलर, इंडिविजुअल, आइसोलेशन, ऐसे सब वर्ड्स आए तो कौन सा इकोनॉमिक्स? माइक्रो. टोटल, एग्रीगेट, होल तो मैक्रो. मार्जिनल वर्ड आया तो माइक्रो, होल आया तो मैक्रो. आर वी क्लियर विद दैट? आर यू श्योर अबाउट इट? तो मोर और लेस दिस इज अबाउट इकोनॉमिक्स. और बेटा माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? व्हाट इज द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स? दिस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट. 2 आंसर्स इंपॉर्टेंट है इसमें. एक, व्हाट आर द फीचर्स एंड व्हाट इज द स्कोप. चल पहला हम लोग स्कोप का बात करते हैं. सबसे पहला माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? थियोरी ऑफ विच? प्राइसिंग. प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के लिए क्या होता है? या तो डिमांड होता है या तो, अच्छा डिमांड कर्व इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, सप्लाई कर्व इज एन अपवर्ड स्लोपिंग कर्व, दोनों का जहां पर मिलन हुआ वो. तो देख प्रोडक्ट प्राइसिंग, प्रोडक्ट प्राइसिंग के लिए हम क्या पढ़ते हैं? डिमांड एनालिसिस, और दोनों का जहां पर इक्विलिब्रियम मिलता है वो इक्विलिब्रियम प्राइस है. सो सबसे पहला चीज बेटा, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कॉल्ड एज प्राइस थियरी. क्या बोला? माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कॉल्ड एज
whereas macroeconomics is called as income theory. ये अच्छे टाइम पर चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं. अच्छा, याद है माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने परफेक्ट कंपटीशन पढ़ा था. परफेक्ट कंपटीशन, फॉर्म्स ऑफ मार्केट. फॉर्म्स ऑफ मार्केट में इक्विलिब्रियम प्राइस. तो माइक्रो का मेन पार्ट क्या है? टू डिटरमाइन द प्राइस. जबकि मैक्रो में अभी हमने कौन सा चैप्टर कंप्लीट किया? नेशनल इनकम. तो मैक्रो का काम क्या है? टू डिटरमाइन इनकम. चल, दूसरा, सिर्फ प्रोडक्ट का प्राइस नहीं, किसका प्राइस? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, उनका भी डिमांड, उनका भी सप्लाई विल गिव यू रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. ए हाँ, सो किसका किसका प्राइस आया? एक और एक. सो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज प्राइस थियरी. और हम क्या बात कर रहे हैं? अबाउट इकोनॉमिक. डज इकोनॉमी नीड वेलफेयर? वेलफेयर कब होगा? जब हम एफिशिएंटली काम करेंगे कि इनएफिशिएंटली काम करेंगे? एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन कब होगा? इसका मेरे को तीनों का जवाब तुमसे चाहिए. तुम लोग ये अग्री करते हो कि वेलफेयर के लिए एफिशिएंसी चाहिए? तो तीनों का जवाब तुमको देना पड़ेगा. प्रोडक्शन में एफिशिएंसी कब आएगा? जब ऑप्टिमम मस्त आंसर यार, एक्सेलेंट बोले तो लवले. एफिशिएंट का मतलब बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. अच्छा, रिसोर्सेज को अगर ऑप्टिमली यूटिलाइज किया तो इससे दो चीजें होंगी. तेरा कॉस्ट, क्या बात है बेटा, वेरी गुड. एंड आउटपुट. So output maximization, cost minimization, efficient utilization of resources is efficiency in production. Now what is efficiency in consumption? वेस्टेज कम होगा. ओके, ऊपर देख, प्रोडक्शन में वेस्टेज कम है, तो कंजम्पशन में कब एफिशिएंसी होएगा? जब देख, प्रोड्यूसर में तूने क्या बोला? कॉस्ट कम होना चाहिए. और क्या ज्यादा होना चाहिए? आउटपुट. तो कंजम्पशन में क्या ज्यादा होना चाहिए? एक्सेलेंट. कहने से सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम होएगा, तो देयर विल बी एफिशिएंसी इन कंजम्पशन. और ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी मतलब सिर्फ प्रोड्यूसर का एफिशिएंसी चाहिए, सिर्फ कंज्यूमर का चाहिए, कि पूरे इकोनॉमी में चाहिए? तो पूरे इकोनॉमी में कौन से गुड्स बनने चाहिए? जो सिर्फ रिच को चाहिए, जो सिर्फ पुअर को चाहिए, कि जो सोसाइटी मांगता है वो, सॉरी, जिसकी यूटिलिटी ज्यादा. ओके, आई अग्री विथ यू, यूटिलिटी ज्यादा. बट जिसका यूटिलिटी कम है, क्या हम उसका भी तो डिमांड करते ही है ना? तो ऐसा तो नहीं है ना बेटा कि जिसका यूटिलिटी कम है वो प्रोड्यूस ही नहीं होना चाहिए, ऐसा है क्या? तो ऐसा हो जाएगा कि इकोनॉमी के अंदर सिर्फ वो गुड्स बनेंगे जिसका यूटिलिटी ज्यादा है, वो गुड्स बनेंगे नहीं जिसका यूटिलिटी नहीं है. बट बेटा, गोल्ड, डायमंड, सिल्वर यूटिलिटी कम है, पर उसका भी तो हम डिमांड करते हैं. जो भी लोगों को चाहिए वो सब बनाओ, चाहे यूटिलिटी हो या. Are we clear with that? So what is overall economic efficiency? इकोनॉमी में जो लोग रहते हैं, वो लोग जो गुड्स को डिजायर करते हैं, वो सारे गुड्स का प्रोडक्शन होना चाहिए. So what is the scope of microeconomics? Scope of microeconomics में there are three theories. पहला थियरी है प्रोडक्ट प्राइस का, दूसरा थियरी है फैक्टर प्राइसिंग का, और तीसरा थियरी है इकोनॉमिक वेलफेयर का. अथर्व, ये लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि ये सेम चीज अपने टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है. तुझे लिखना है तो योर चॉइस, बट मैंने ये वाला चार्ट यहाँ पर भी रखा हुआ है. इफ यू सी ओवर योर, द सेम चार्ट इज गिवन. और जो सब एक्सप्लेन मैंने किया ना बेटा, वो सब भी है. जैसे कि देख, अपन ने अभी वेलफेयर के बारे में बात किया. किया क्या था उसके अंदर? मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट फ्रॉम अ गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज. फिर हमने बात किया था कंजम्पशन में, तो हमने उसके अंदर देखो, टू मैक्सिमाइज टोटल सेटिस्फैक्शन ऑफ द सोसाइटी. और ओवरऑल इकोनॉमिक वेलफेयर में क्या बोला? एफिशिएंसी मींस प्रोड्यूसिंग दोज गुड्स व्हिच आर मोस्ट डिजायर्ड बाय द पीपल. सो जो मैंने एक्सप्लेन किया है वो रिटर्न है, और जो मैंने चार्ट बनाया है वो तो सेम चार्ट इधर भी बना कर दिया है. योर चॉइस वेदर यू वांट टू मेक इट और नॉट. सो बेटा, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? कैन आई से माइक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स it deals with a small part of a national economy. It deals with individual consumer, individual producer, individual firm, price of a. देख, दो ही वर्ड रिपीट हो रहे, या तो इंडिविजुअल या तो पर्टिकुलर. So micro economics is, in simple term, is a study of a, not the, it is a earthworm's eye view, not the bird's eye view. It focuses on dash principle, marginalism principle के aggregate, आइसोलेशन के टोटल,
सिंपल। और अगर माइक्रो आ गया ना बेटा तो सच बता कहने से इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट क्या आएगा, मैक्रो। अच्छा अभी बता माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्या क्या फीचर्स आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आंसर, 110% ये एग्जाम में आंसर आएगा। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स? चल पहला फीचर क्या आया, कौन सा थियरी, समझाने का जरूरत है क्या? कौन सा दो प्राइस, नेशनल इनकम में चले गए, अब भी पढ़ाया कौन सा दो प्राइस एंड सो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कॉल्ड एज प्राइस थियरी। देन डू वी स्टडी मार्केट स्ट्रक्चर, पढ़ा क्या माइक्रो में मार्केट स्ट्रक्चर? में को याद नहीं आ रहा है, याद दिलाओ। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने फॉर्म्स ऑफ मार्केट पढ़ा, मोनोपोली, डिओपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन, ऑल दीज आर अ पार्ट ऑफ माइक्रो। नेक्स्ट वाला देख, इट इज स्टडिंग वाया विच मेथड, स्लाइस, मतलब अगर एक लंप है तो लंप का स्लाइस, टुकड़ा, ब्रेड का दो मेथड है, या तो स्लाइसिंग मेथड या तो लंपिंग। लंप मतलब टू स्टडी एज अ, और उसी का टुकड़ा इज कॉल्ड एज अ स्लाइसिंग मेथड। नेक्स्ट वाला स्टडी ऑफ विच यूनिट्स, नेक्स्ट वाला विच इक्विलिब्रियम, पार्शियल मतलब फुल बात किया कि टुकड़े का बात किया। अच्छा पार्शियल इक्विलिब्रियम क्या होता है? डू यू रिमेंबर वी हैव स्टडीड समथिंग कॉल्ड एज सेटेरस पेरिबस, मेरे को याद नहीं है। सेटेरस पेरिबस मतलब ये सेटेरस पेरिबस है, ये तो हायर द प्राइस लोअर द डिमांड है। तो क्या सेटेरस पेरिबस का मतलब हायर द प्राइस लोअर द डिमांड है? पॉइंट ऑफ सटाइटी, थैंक यू भाई। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, मतलब कहना है इसे माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या तूने सारे वेरिएबल्स का स्टडी किया कि दो वेरिएबल का, और अदर वेरिएबल्स को क्या अज्यूम किया? कौन से दो वेरिएबल पढ़े, प्राइस और डिमांड, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग प्राइस और सप्लाई, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग number of units and marginal utility, other factors remaining. In short microeconomics can I say is based on assumptions। ये क्या बोला, microeconomics is based on, उस assumptions को हम लैटिन लैंग्वेज में बोलते हैं ceteris। it studies only assuming that all the other factors are remaining, इसको बोलते हैं partial equilibrium। general equilibrium मतलब we will study only two variables कि ऑल द वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के इंटरडिपेंडेंस, इंटरडिपेंडेंस। तो देख नेक्स्ट दो पॉइंट, एक है पार्शियल इक्विलिब्रियम, एक है बेस्ड ऑन, देन मार्जिनलिज्म अप्रोच एंड स्कोप इज, क्यों माइक्रो का स्कोप लिमिटेड? क्योंकि माइक्रो इज स्मॉल वेयर एज मैक्रो इज लार्ज, बड़ा बड़ा। आर वी क्लियर, आर यू श्योर? अब बेटा तेको डेफिनेशन बाय हार्ट करके जाना पड़ेगा, दैट इज वन चैलेंज दैट यू विल हैव। दो डेफिनेशंस रहेगा, क्या हो गया बेटा? एक्चुअली है तो दोनों, बाकी मर्जी तेरी है। तो देख तू ऑब्वियस सा बात है यही करेगा क्योंकि तेरे को ये इजी लग रहा है, बट तू मेरा बात मानेगा तो दोनों करके जा। इनकेस अगर स्पेसिफिक डेफिनेशन पूछा फॉर 2 मार्क्स तो हाँ, केनेथ बोल्डिंग का फिर से नहीं लिख सकते क्या? तो इसके लिए लोगों को केनेथ बोल्डिंग कौन है वो याद दिलाना पड़ेगा, जो तुमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था वो। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फर्म, पर्टिकुलर हाउस होल्ड, इंडिविजुअल इनकम, वेजेस एक्सेट्रा। नहीं लिख सकते क्योंकि अपने बोर्ड के बुक में ये वाला डेफिनेशन नहीं है, बोर्ड के बुक में ये वाले डेफिनेशन है। तो अनफॉर्चुनेटली दिस इज व्हाट यू आर, इजी है सेकेंड वाला। देख माइक्रो इकोनॉमिक्स कंसिस्ट ऑफ लुकिंग अ इकोनॉमी थ्रू अ माइक्रोस्कोप, ये तो ऊपर वाला डेफिनेशन से ही तेको मिल गया। एज इट वर टू सी हाउ द मिलियंस ऑफ सेल्स, याद है 1 millionth ऑफ अ पार्ट, एज इफ टू सी हाउ द मिलियंस ऑफ सेल्स इन अ बॉडी ऑफ द इकोनॉमी, the individuals or household as consumers and individuals or as firms or as producers। तो दो पॉइंट ऑफ व्यू, या तो हाउसहोल्ड में कंज्यूमर, या तो बिजनेस उसमें फर्म्स। सो या तो फर्म्स एज प्रोड्यूसर्स एज दे प्ले अ पार्ट इन द वर्किंग ऑफ द होल इकोनॉमिक
ऑर्गेनिज्म. सो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आई अग्री, बट शांत बेटा, as a whole economic organism. So when you talk about microeconomics, it is a part of the total economy. क्लियर है? अब देख, ये माइक्रो के 3 हुए ना, तो इसका एग्जैक्टली 3 उल्टा मैक्रो का. व्हाट इज द स्कोप ऑफ मैक्रो, what is the features of macro, what is the definition of macro. Historical review is like read once, ये सब भाषण दिया है, classical economist, neo classical economist, कुछ भी नहीं है. So this is just read once, not at all important. उसके बाद ये वाला scope is an important question, एंड बेटा ये तो तू किए बिना जा ही नहीं सकता है. एक्सप्लेन द स्कोप और एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. अब देख बेटा, ऐसे ही अगर तू देखेगा, इंपॉर्टेंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ये मैं तेरे को पढ़ाएगा. ये देख, ये किसका स्कोप आया, मैक्रो इकोनॉमिक्स. फिर ये आया फीचर्स ऑफ मैक्रो, और ये आएगा उसका इंपॉर्टेंस. अब एक डिस्टिंग्विश बिटवीन जो श्योर शॉर्ट है, अगर फीचर्स नहीं आया ना तो डिस्टिंग्विश बिटवीन माइक्रो मैक्रो. पर देख, उसके लिए तेरे को फीचर्स तो आना ही पड़ेगा ना, तो ही तो तू कर पाएगा. अच्छा, वहां पर हमने देख, मैं देखो ना मैक्रो का फीचर्स करवाता है. माइक्रो में कौन सा थियरी था, तो यहां पर इनकम. बराबर. माइक्रो वॉज बेस्ड ऑन अजम्पशंस, मैक्रो इज नॉट बेस्ड ऑन अजम्पशंस. माइक्रो के अंदर पार्शियल इक्विलिब्रियम, मैक्रो के अंदर जनरल इक्विलिब्रियम. माइक्रो के अंदर, मैक्रो के अंदर लंपिंग मेथड. 4 पॉइंट तो ऐसे ही हो गए. अच्छा, माइक्रो इकोनॉमिक्स वॉज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेटिव यूनिट्स. सो ऑनेस्टली बताऊं तो तेरे को सारे फीचर्स मैक्रो इकोनॉमिक्स के आ जाएंगे अगर तेरे को माइक्रो का फीचर्स आता है तो. यहां पर क्या लिखा, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द, नहीं ये तो अलग क्वेश्चन ही आ गया, सॉरी. यहां पर कौन सा इक्विलिब्रियम, वहां पर इंडिपेंडेंट, यहां पर, वहां पर पर्टिकुलर प्राइस, यहां पर, वहां पर प्राइस थियरी, यहां पर, वहां पर ऐसा कुछ नहीं था. ग्रोथ मॉडल्स और पॉलिसी ओरिएंटेड, ये 2 अलग पॉइंट्स है. अभी पॉलिसी ओरिएंटेड मतलब क्या, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी अनाउंस करता है. हु अनाउंसेस द फिस्कल पॉलिसी, बजट. बजट कौन अनाउंस करता है, गवर्नमेंट. फाइनेंस मिनिस्टर, मोर एक्यूरेट आंसर. हु अनाउंसेस द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया, central bank of the country. So can I say that macroeconomics is related with policy. Macroeconomics में कुछ growth के models होते हैं, जैसे कि Mahalanobis model of focusing on heavy industries. Microeconomics में it is a part of a unit. तो तेरा इधर 6 या 7 ही पॉइंट है. कौन सा मेथड आया, कौन सा स्टडी, तो क्या नहीं से 6 पॉइंट तो तेरे को इधर ऐसे ही हो जाएगा. आर वी ऑल क्लियर? सो बेटा, in the next class I will be completing macroeconomics as well, along with its importance, scope, etc. I want, एक second, I am not leaving you all, I am giving you 5 minutes time. I want you to go through the features. माइक्रो का पेज नंबर 7 नहीं 3 पे है. Go through the features of microeconomics. आंसर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, पर पढ़ के जाने का अपने को आ गया तो क्या है. अभी इंपॉर्टेंस का मतलब क्या है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स किसके लिए यूजफुल है. एक कंज्यूमर के लिए यूजफुल है, एक प्रोड्यूसर के लिए यूजफुल है, गवर्नमेंट के लिए यूजफुल है, इकोनॉमी के अंदर हाउ डू स्मॉल पार्ट्स ऑपरेट उसके लिए यूजफुल है. इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग प्राइस डिटर्मिनेशन, हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. ये रीड भी करेगा तो भी आ जाएगा. आज इकोनॉमी में अगर वेलफेयर चाहिए तो हम कौन सा इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, माइक्रो, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द थियरी ऑफ वेलफेयर, प्रोड्यूसर का एफिशिएंसी, कंज्यूमर का एफिशिएंसी, ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी. एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कैसे काम करता है उसका वर्किंग माइक्रो इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन करता है. प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है उसका
वर्किंग माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है। एक बिजनेस में क्या डिसीजंस लेने हैं वो वर्किंग माइक्रो इकोनॉमिक्स। कंज्यूमर को सेटिस्फाई मैक्सिमम चाहिए वो कैसे अचीव करने का वो माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है। तो देख, it is required by the government, it is required for business, it is required for foreign trade, it is required for model building. So that is a very basic answer. Sir, how does microeconomic helps in analysis of market? बेटा धर्मवीर, हम लोग जब मार्केट पढ़ते हैं तो मार्केट के अलग अलग फॉर्म्स पढ़े ना। मोनोपोली मार्केट अलग पढ़ा, डिओपोली मार्केट अलग पढ़ा, ओलिगोपोली मार्केट अलग पढ़ा। हर एक में प्राइस क्या होएगा वो माइक्रो इकोनॉमिक्स बताता है। डिमांड इलास्टिक रहेगा तो प्राइस कम रहेगा, डिमांड इन इलास्टिक रहेगा तो प्राइस ज्यादा रहेगा। सो बेटा एनालिसिस ऑफ मार्केट मतलब फॉर्म्स ऑफ मार्केट। आई रिपीट, एनालिसिस ऑफ मार्केट का मतलब फॉर्म्स ऑफ मार्केट होता है। इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग का मतलब क्या? वाया वेरियस मॉडल्स वी ट्राई टू अंडरस्टैंड इकोनॉमिक्स। हम जो डिमांड का ग्राफ बनाते हैं या सप्लाई का जो ग्राफ बनाते हैं, ऑल दीज आर इकोनॉमिक मॉडल्स। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स economic situation by way of simple economic models. Economic models are built for using various economic variables. Microeconomics has helped in development of various terms, concepts, terminologies and economic tools and analysis. So law of demand ये एक इकोनॉमिक मॉडल है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये एक इकोनॉमिक मॉडल है टू अंडरस्टैंड हाउ द यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट वर्क्स। ये सब अपन करने वाले हैं, तो फिलहाल सिर्फ फीचर्स वाला आंसर पढ़। मार्जिनलिज्म का मतलब एडिशनल। मार्जिनल का मतलब क्या था? टोटल के एडिशनल। तो देख उसके अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स किस पे फोकस करेगा? क्या टोटल पे फोकस करता है क्या एडिशनल पे फोकस करता है? तो उसके अंदर वो लोग ने एक्सप्लेन किया रहेगा कि किधर गया फीचर्स। मार्जिनल मीन्स द चेंज ब्रॉट अबाउट इन द टोटल बाय एन। सो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में अगर याद रहेगा तो मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ाया, उसी में मैंने तेरे को मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू पढ़ाया। इसका मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स का मेजर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, लॉ ऑफ टोटल यूटिलिटी थोड़ी पढ़ा। डिमिनिशिंग मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स का फोकस मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल पर है, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स का फोकस एग्रीगेट पर है। तो मॉडल बिल्डिंग मतलब जो तू मॉडल सोच रहा है वो वाली मॉडल नहीं, इकोनॉमिक मॉडल्स लाइक थियरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई विच हेल्प इन डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस। इकोनॉमिक मॉडल ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी विच हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी वर्क्स। मॉडल बिल्डिंग का क्लासिक एग्जांपल्स आर डिमांड एंड सप्लाई। नॉट नेसेसरीली बोर्ड्स का ऑब्जेक्टिव सिर्फ गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक से आए, नो। अगर ऐसा होता तो फिर मैं इतना टाइम इतना सारा एमसीक्यूज करवाने में क्यों डालता ऑब्जेक्टिव्स में? तो फिर तो मैं बोर्ड्स का ही करवाता ना तेरे को डायरेक्ट। सो ऑब्जेक्टिव्स कैन बी आस्क्ड फ्रॉम एनीवेयर, आंसर्स टेक्स्ट बैक ही होते हैं, पर हम लोग ने तो तुमको ऑलरेडी क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट बना कर ही दिए। दीदी, ओ दीदी, आपका हो गया पढ़ के? ठीक है, आप बताओ मेरे को व्हाट आर द फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। एवरीबडी कीप्स क्वाइट। यस, मेरे को कोई भी 4-5 फीचर भी चलेगा। परफेक्ट। स्लाइसिंग मेथड का मतलब क्या होता है? एक करेक्ट, सो एक बड़े से यूनिट को टुकड़े में तोड़ना ही स्लाइसिंग। फिर ओके, मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। ओके, वेरी गुड। व्हाई इज द स्कोप लिमिटेड? करेक्ट, सो एज कंपेयर टू मैक्रो इसका स्कोप लिमिटेड है। एक्सेलेंट। दिख नहीं रहा है ना कुछ? हाँ,
क्या करूं? हाँ तो ऐसा स्टडी बोल, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट. फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स इज विच थियरी? प्राइस थिया, हो गया, बोल दिया दीदी ने. कौन सा इक्विलिब्रियम है? पार्शियल है कि जनरल है? पार्शियल का मतलब क्या होता है? अबे सब में एक पर्टिकुलर चिपका, एक ही एक्सप्लेनेशन. गलत. स्टडी ऑफ टू वेरिएबल्स अज्यूमिंग ऑल द अदर वेरिएबल्स टू रिमेन कांस्टेंट. सेटिरस पेरिबस. इट इज बेस्ड ऑन सर्टन assumptions इज अनदर फीचर. सबका हो गया है? प्लीज एंश्योर. आप लोगों को एक सेकेंड सुनो सुनो सुनो. ये वाला आंसर लिख कर लाएगा विथ डेफिनेशंस. होमवर्क, डेफिनेशन एंड फीचर्स. होमवर्क बुक में करना, होमवर्क बुक में. नहीं वियान. चलो, so that's it for today. Thank you so much. Please like, share, subscribe, comment, hit the bell icon. Bye bye.